आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से भी आते हैं और यहां से आप देखेंगे कि मैक्सिमम सवाल, इवन आप देखोगे अगर मैं दिल्ली सल्तनत के साथ भी कंपेयर करूं तो शायद आप अगर पिछले 5 साल में देखोगे तो ज्यादा यहीं से फंस रहे हैं क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, यहां से आपको मैक्सिमम चीजें देखने को मिलेंगी और आप देखिए कि बाकी के बच्चे उसको ठीक कर रहे होंगे और अगर आप उसको ठीक नहीं कर पाए तो फिर आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। और यूजुअली आप देखिए कि आपने मैक्सिमम जगह हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा हो मुगल एम्पायर के बारे में, लेकिन उसमें कुछ छोटी-छोटी बारीकियां हैं जो शायद आपको कोई और नहीं पढ़ा रहा होगा या उसने छुड़वा दी होंगी। और होता क्या है कि पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। अब बहुत सारे ईयर्स होते हैं, बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारी काम की चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है ना कि हम वो सब चीजें छोड़ दें और इतनी सारी चीजों को पढ़ लें और काम की चीजें छोड़ दें। तो वो सारी की सारी चीजें जो है आज के सेशन के अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मुगल एम्पायर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आप देखो कि सबसे पहले तो जो लोग पीडीएफ चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग सिर्फ पीडीएफ के लिए आते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि फ्री कोर्स के अंदर जाएंगे आप एसएससी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हनुमान सीरीज है ना, भगवान राम और हनुमान जी के नाम से ये सीरीज हमने रखी हुई है, तो यहाँ पे जाके आप सारी पीडीएफ को अवेल कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहाँ पे है? जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये हमारा पेड कोर्स है, इसमें आप कूपन कोड राम या फिर आप कूपन कोड जो है बसंत यूज कर सकते हैं, रिपब्लिक यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कूपन कोड है ना, तो इनसे जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये जो है 1199 वाले में एक अच्छा खासा ऑफ आपके लिए अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें जो है कवर कर सकते हैं, आपको किसी और जगह पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं मुगल सल्तनत के बारे में, बहुत काम का है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीज है ना, इवन आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि नहीं सर आपने मेडिकल का बोला था तो आप डालिए यूट्यूब पे। मैंने दिल्ली सल्तनत आप देख लीजिए पूरी की पूरी मैराथन बना के डाल दी है। ऐसे ही जब मुगल सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा तो मुगल सल्तनत की भी डाल देंगे, तो यानी कि एक कंप्लीशन जो है ना यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। और आप याद करेंगे कि पेपर में जो है ना हमने जो करवाया है मैक्सिमम चीजें जब एग्जाम में आएंगी तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस फील होगा। इवन मैं चैलेंज देता हूं कि आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा लो, किसी भी टीचर के नोट्स लगा लो, किसी के द्वारा दिए गए क्वेश्चन लगा लो, ये सेशंस देखने के बाद आप तमाम वो चीजें सोल्व कर दोगे, मुझे इतना पता है बस। ठीक है, तो आइए हम मुगल एम्पायर की शुरुआत करते हैं। देखो वैसे तो जो मुगल साम्राज्य है इसका मैं अगर एक्जैक्ट आपको टाइम पीरियड बताऊं तो 1526 से लेके 1857 तक माना जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 1857 वाले रूलर्स हैं, आप देखो कि वो टाइम है अंग्रेजों का भी, और सन 57 की क्रांति का तो किसको नहीं पता है ना। हमने देखा कि वहीं से तो सारे का सारा स्विच स्टार्ट हुआ था और वहां पे जो है अंग्रेज ये कोशिश कर देंगे कि बहादुर शाह के बाद कोई भी दूसरा राजा मुगल नहीं बनेगा, यानी कि वहां से मुगलों का सफाया ही हो गया एकदम से और पूरा पूरा भारत के तख्त पे काबिज जो है अंग्रेज हो गए। चाहे आप उनकी पॉलिसी के आधार पर देख लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर देख लीजिए, है ना। तो दोनों ही एंगल से अंग्रेजों ने अपना काम जो है यहाँ पे शुरू कर दिया था। इसीलिए हमें एंड वाले जो मुगल है ना उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है, उनका कैरेक्टर है जो उतना ज्यादा निखर के नहीं आ पाया, जिसकी वजह से आप देखिए मुगल पीरियड जो डिक्लाइन में चला गया। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? शुरुआत के मुगल के जो 200 साल है ना, वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मुगलों ने जो है 200 साल तो बहुत ठाट बाट से राज किया है और 200 साल कम नहीं होते हैं। और इसी ड्यूरेशन में आप देखिए बहुत सारा भारत की सरजमीन जो है तहस नहस होती भी चीजें देखी, बनते भी देखी, बिखरते भी देखी, है ना। आप देखिए जहां पे आप ताजमहल जैसी चीजों को देखते हो वहीं पे कितने मंदिर मस्जिद टूटे भी है ना, मस्जिद तो क्या टूटे, मंदिर टूटे है ना। तो वो बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव भारत की जमीन ने यहाँ पे देखे हैं, हिंदुओं को इस्लामिक बनते देखा है ना। और आप देखिए पहले तो सब कुछ हिंदू थे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा क्या खास था मुगलों के अंदर कि 200 साल तक राज करके, है ना, ऐसा भी क्या किया? तो देखो बाबर आएगा, बाबर तो एक सिर्फ झंडा गाड़ेगा, 4 साल तो ये रह रहा है, ऐसा भी कुछ ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज कर जाएगा। हालांकि इसने भी हिंदू राजाओं की तारीफ की है ना, विजयनगर बहामनी का भी जिक्र आपको बाबरनामा में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो काम की चीज है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह रहा है। इसके बाद जो हुमायूं है, हुमायूं के पास भी कोई बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि वो भी बस धक्के खा रहा है ज्यादा से ज्यादा। हुमायूं के बाद जब अकबर आ रहा है तो अकबर का कार्यकाल देखिए कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी से भरा हमें देखने को मिलता है। और इनके अंदर देखिए जो 200 साल राज है इनका, वो कैसे करा है? कुछ ऐसे राजा हुए हैं, इनमें से कुछ बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने बहुत ही कट्टर पॉलिसीज अपनाई, है ना, कि नहीं नहीं भैया तुम इस्लामिक बना के छोड़ेंगे। और कुछ ने जो है बहुत बीच विचाले का रास्ता है ना, वो रिलीजियसली टॉलरेंट बने, क्योंकि इनको पता था कि धर्म को जो है हमें बेस बनाना पड़ेगा। उस टाइम पे एक्चुअली जो धर्म होता था वो बहुत सारी जो डेली की रूटीन की चीजें है ना उनको प्रभावित किया करता था उस टाइम पे। और धर्म देखिए आज जब इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो सोचो आज से इतने साल पहले तो भैया क्या ही हाल हुआ होगा। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना कि ये जो मुगलों ने हुक जो था ना उन्होंने पकड़ लिया है ना। इवन आप देखेंगे तो मैक्सिमम इन्होंने जो कंट्रोल करने की कोशिश की, जब हम भारत की सरजमीन देखते हैं तो इस तरह तो मुगलों का कंट्रोल है था ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाली साइड में देखते हैं। लेकिन इन्होंने कोशिश क्या किया कि इनको पता था कि इस तरफ जो है राजस्थान वाले एरिया में जो है राजपूत बैठे हैं, राजपूत आर वेरी लॉयल, वो लॉयल लोग हैं। अगर एक बार इनको अपने साथ मिला लिया जाए तो हम जो है पूरे भारत की सरजमीन पर कब्जा कर सकते हैं। अब ये जो खेल है ना वो कैसे होगा कब्जा, है ना, तो उसके लिए लॉयल्टी इनसे ले ली और पावर भी है राजपूतों के पास। अब ये सारे का सारा मिश्रण जो है ये यूज कर रहे थे बाकी की जगह पे, है ना, तो इससे जो है बाकी के जितने भी नीचे के एरिया है और या फिर उधर बंगाल वाली साइड एरिया वो इजीली कैप्चर हो सकते थे। ये एक तरीका था। हाँ आ गई ना, बहुत सारे लोगों की किताब आ गई है भाई, बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना, परेशानी से कुछ नहीं होगा। और ये जो सेशन है इनको पढ़िए, यहाँ से ही आपको सीख मिलेगी। ये जो मैं बना रहा हूँ बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो केवल पेड में दे सकता हूँ। स्टिल मैंने जो सोच रखा है कि नहीं मैं इस बार यूट्यूब पे भी धमाकेदार सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, तो वो हमारी कंटिन्यू है। तो जितने भी लोग हो इसको बहुत सीरियसली देखो, जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप देखेंगे कि डिट्टो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, है ना। वो आपकी समझ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो समझ है ये भी मैं इसलिए आपकी डेवलप कर रहा हूँ। यूजुअली यूपीएससी या पीएससी के बच्चे को ये चीजें समझाई जाती है, एसएससी वाले बच्चे को नादानी समझा जाता है, समझा जाता है कि ये कुछ खास लायक है नहीं, इसको ज्यादा मत बताओ। मैक्सिमम टीचर यही सोचते हैं और वो नहीं बताते हैं ऐसी चीजें, है ना। वो बच्चे को समझते हैं कि इसका जो आईक्यू लेवल उतना है नहीं, क्यों बतानी है फालतू की चीजें बच्चे को। लेकिन यही चीजें मेन होती है जिनसे जो है आपको चीजें सीखने को मिलती हैं और यहीं से जो है फिर आपको बाद में क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि डीप जो अंडरस्टैंडिंग आप डीप क्वेश्चन पूछ रहा है तो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो कहां से तुम कर लोगे। तो ये जो है राजपूतों के साथ मुगलों ने मिलकर एक तरह से आप ये कह सकते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस किए, इनके साथ, है ना, इनको अपने अंडर किया और इस तरीके से जो भारत को जो है कब्जा करने का कोशिश इन्होंने की है। ये एक तरीका मैंने बता दिया। और दूसरा तरीका इन्होंने यूज किया धर्म के अंदर। इवन अकबर को देखता हूं मैं तो उसने जो है रिलीजियस टॉलरेंस जो दिखाई है बाकी के धर्मों के लिए, वो एक थोड़ा सा फैक्टर जरूर हमें देखने को मिलता है कि जिससे कि लोग जो बगावत ना करें। और बगावत ही एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिससे जो है पूरा रूल ऊपर नीचे हो जाता है ना। वो पागल राजा देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा, वो संभाल ही नहीं पा रहा था चीजों को, लेकिन यहाँ पे जो है इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है। अच्छा आप सोचेंगे कि इसकी जरूरत ही क्या पड़ी? आप देखो कि यहाँ पे ये जो पूरे के पूरे एरिया को अगर मुगल शासन उस टाइम पे ना बनता, यहाँ पे सोचो, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ना बनती, स्टेबल गवर्नमेंट ना बनती, तो भारत का हाल देखिए कि कैसा हो रहा था। आप देखो इससे पहले भारत ने कितना फेस किया, क्योंकि हिंदू राजा यहाँ पे बिल्कुल नाकाम साबित हुए, छोटे छोटे एरियाज के अंदर बने हुए हैं और बिल्कुल भी एक सेंट्रल पावर तो कहीं पे देखने को मिल ही नहीं रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेजन बहुत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आप चाहे जैसे हम खैबर के पास की बात करते हैं ना, 3 पास यहाँ पे हैं, बट मेन जो रास्ता खुलता है वो खैबर वाला खुलता है पंजाब के एरिया से, तो वहीं से जितने भी अटैक मैक्सिमम हो रहे हैं वो वहीं से हो रहे हैं ना। बाकी के रास्ते थोड़े कठिन है, यहाँ खैबर से खैबर का भी मुश्किल है, लेकिन स्टिल जो है वहां से मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि इतने सारे फॉरेन इन्वेजन वो आते थे, यहाँ की औरतों को लूटपाट मचा रखा है, यहाँ की इकोनॉमी को तहस नहस कर देंगे, सब तोड़ फोड़ के जितना खजाना लोगों ने रखा अपने घरों में जहां भी छुपा के सब चीजें हड़प के वहां के लोग ले जाते थे। आप देखिए गजनी ने कितनी बार अटैक किया, घोरी ने कितनी बार अटैक किया, तो आप देख पा रहे हैं ना। और दिल्ली सल्तनत का हाल तो आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत में पूरा तहस नहस किसने मचा रखा था, मंगोल्स ने, चीकों ने। तो कुल मिला के बात ये थी कि कोई भी बंदा यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। मुगल्स ने आके कहीं बेहतरीन स्टेबिलिटी जरूर क्रिएट करने की कोशिश की है। और जब बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो सिर्फ बाबर अकेला नहीं आया था, बाबर के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें से एक ऐसा बोला जाता है कि शेरशाह सूरी भी बाबर के साथ ही आया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था अलग-अलग कबीले होते थे, उनके सरदार होते थे, है ना। और इवन क्या होता था कि जैसे अलग-अलग जगहें जो है, मान लो कि कोई अलग पॉलिटिकल रीजन है तो उनका अगर बीच में कोई हित है तो उनको भी साथ में ले लिया जाता था। इस तरीके से सारे का सारा युद्ध लड़ा जाता था। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी निकल गया और युद्ध लड़ने लग गया। तो बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें देखी जाती थी। तो कुल मिला के इस तरीके से हमें जो है फॉरेन इन्वेजन से मोटा-मोटा 200-250 साल आप देखिए कि भारत को जो फॉरेन इन्वेजन से जरूर बचा के रखा था। वो अलग बात है कि अंदर जो बहुत सारी ऊपर नीचे चलते रहे, है ना। होम अफेयर्स इज डिफरेंट थिंग और जो डिफेंस हो जाता है फॉरेन से वो एक डिफरेंट थिंग है ना। तो बेसिकली मुगलों ने यहाँ पे सेटलमेंट की है, ऐसा नहीं किया कि इन्वेड करके और फिर वापस चले गए। हम लुटेरे नहीं इनको बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे कि ये यहीं पे ही गड़ गए। और इनके बाद जो अंग्रेज आए वो भी यही काम किया, वो भी यहीं पे गड़ गए, है ना, एक तरह से। तो बट अंग्रेजों ने कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बना दिया, है ना। रेलवे वगैरह लोग बोलते बनाए अपनी बेनिफिट के लिए बनाए, है ना। तो लेकिन इन लोगों ने जो है एक तरह से ये भारत को ही अपनी सरजमीन मान रहे थे और यहाँ पे ही आप देखिए बहुत मॉन्यूमेंट्स वगैरह आने को फिर रहे थे यहाँ पे। तो वो सब हम जो है मुगल काल के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए
देखिए कि औरंगजेब का जो यूजुअली टाइम पीरियड देखा जाता है तो 1658 से 1707 नहीं है, ये तो औरंगजेब हो गया, सॉरी बाबर का टाइम पीरियड। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 के बीच में देखा जाता है। वैसे आपको लग रहा होगा कि शायद बाबर भारत में 1526 में आए। ये यूजुअली मैक्सिमम टीचर जो पढ़ाते हैं गलती पढ़ाते हैं कि वो बोलते हैं कि बाबर का जो भारत में आगमन है 1526 में हुआ है। मैं आज आपकी आंखें खोल देता हूं, बाबर का आगमन 1526 में भारत में नहीं हुआ है, 1519 में ही हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा मैक्सिमम लोगों ने उल्टा पढ़ा होता है और उत्तर में वो 1526 ही मार्क करके आएंगे। मैं 100% लिख के देने को तैयार हूं, क्योंकि छोटी-छोटी बारीकियां कोई बताएगा है नहीं। जबकि सही उत्तर क्या होगा, 1519 में जो है बाबर भारत आ चुका था और पंजाब के कई सारे एरिया उसने जीत भी लिए थे, है ना। तो वो उसकी भी मैं अभी बात करूंगा, पूरे बाबर की बात करूंगा। तो ये एक खास चीज थी जो मैंने शुरुआत में आपको बता दी कि अगर कोई पूछ ले कि बाबर का पहला रेड भारत के अंदर कब हुआ है तो 1519 में हुआ है, ना कि 1526 में। बैटल ऑफ पानीपत जो है वो एक डिसीसिव बैटल था, जो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर। बट इसका ये मतलब नहीं कि बाबर भारत के अंदर पहली बार आ रहा है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है ना। और उस टाइम पे जो है भारत पाकिस्तान पूरा का पूरा एक भारत ही होता था। ये तो अभी पाकिस्तान बना है, तो आप उस पूरे अनडिवाइडेड इंडिया को ट्रीट करेंगे एक इंडिया की तरह, है ना। ये मत ट्रीट करना कि नहीं वो तो पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान इज डिफरेंट थिंग। अब डिफरेंट है, पहले नहीं था ना, पहले एक ही था ना, तो वो वाली चीज आपको समझनी है। फिर जो बाबर है, बाबर के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे? हुमायूं बैठा 1530 1556 के बीच में। फिर उसके बाद हुमायूं का जो बेटा, ये उसका बाबर का बेटा होगा, इसका हुमायूं का जो बेटा है वो है अकबर। अच्छा, हुमायूं के बहुत सारे भाई भी हुए हैं यहाँ पे और इनके बीच में भी बहुत सारी जंग चलती रही और इवन इनको अफगानिस्तान की तरफ से और भी खतरा था कि कोई और आके यहाँ पे भी टक्कर कर दे। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे पड़ेगा जब हुमायूं के बारे में बात करेंगे। बट मोटा मोटा आपको समझना इसके भाई भी हुए हैं, यानी अकबर कह रहा हूं, बाबर के बेटे कौन कौन से हुए? एक हो गया हुमायूं, हुमायूं के अलावा एक हो गया कामरान मिर्जा, एक हो गया अस्कारी, ठीक है। ये मेन है। और एक और है इसका बेटा हिंदल, ठीक है, हिंदल। तो ये जो है चारों जो है एक तरह से बाबर के बेटे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कई बार पेपर में एक बार पूछा गया था कि हिंदल बताओ कि किसका बेटा है या हिंदल किसका भाई है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो ये पॉइंट आपको तीनों जो है क्लियर होनी चाहिए। हालांकि जो इसमें से अस्कारी ऐसा बोला जाता है कि कामरान के खिलाफ जब हुमायूं गया तो वहां पे जो है मारा गया बीच में, लेकिन स्टिल जो भी है आपको भाइयों के नाम जरूर याद रखना, क्योंकि कामरान ने एक बार जो बगावत भी की थी हुमायूं के खिलाफ, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको माइंड में क्लियर रखना है। फिर अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इनके मुगलों के बीच में अगर सबसे महान राजा बोलूंगा मैं, ऐसे उसको महान नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ मुगलों के बीच में बेहतर एक राजा बोल सकते हैं जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत हाई रही है, अनपढ़ था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो अकबर आपको देखने को मिलेगा। 1556 से 1605 के बीच का राजा है इसका। आप देखो मोटे मुद्दे की बात ये है कि ये जो है बाबर इसका एक तरह से दादा हो गया है ना, और बाबर जो गद्दी पे बैठ रहा है वो भी लगभग 12 साल की उम्र में बैठ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। और जो अकबर गद्दी पे बैठ रहा है वो बैठ रहा है 13 साल की उम्र में। कुल मिला के बात ये है कि दोनों का थोड़ा सा अच्छा सा कोरिलेशन हमें देखने को जरूर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप अकबर के बाद जो है उसका बेटा जहांगीर बैठता है। हालांकि अकबर जो है वो जहांगीर को तो नहीं बनाना चाहता है ना, वो अपने पोते को बनाना चाहता है, बट वो सब कहानियां वहीं पे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको समझना है कि जहांगीर गद्दी पे बैठ जाता है 1605 से 1627 के बीच में। जहांगीर के बाद जो शाहजहां बैठता है गद्दी पे, और जिसको मोनुमेंट्स का गोल्डन टाइम बोला जाता है, इसी टाइम में जो मोनुमेंट अपनी पीक पे थे, और पेंटिंग की पीक की बात करते हो तो वो जहांगीर के टाइम में बोल सकते हो। फिर शाहजहां ने देखिए ताजमहल बनवाया है ना, वो भी बात करेंगे। शाहजहां के बीच में कि वो जो बोलते हैं कि इतने सारे 20-22 हजार रुपए, पता नहीं कोई बोलता 50,000 इतने मजदूर घात काट दिए, वो सब भी बातें करेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। फिर लास्ट में जो इनका जो मेन राजा है एंड में औरंगजेब है। अभी आप लेटेस्ट में अगर मूवी छावा की बात करते हैं तो वो बिल्कुल इसी कंटेम्परेरी है, औरंगजेब की कंटेम्परेरी। महाराज शिवाजी महाराज की बात करेंगे वो भी औरंगजेब की कंटेम्परेरी है। गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह की बात करेंगे वो भी औरंगजेब की कंटेम्परेरी है। और संभाजी महाराज जो कि शिवाजी महाराज के बेटे हैं वो भी इसी टाइम पे है ना। तो दोनों चीजें आप देख सकते हैं, मराठा और सिख को एक साथ देख सकते हैं। सिखों में जो गुरु तेग बहादुर और उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह इनके कंटेम्परेरी है, और वहीं पे अगर मैं मराठा की बात करता हूं तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जो है इनके औरंगजेब साहब के कंटेम्परेरी है। कुल मिलाकर बात ये है कि औरंगजेब ने बहुत कोशिश की पूरे राज्य को संगठित रखने की। कई बार जो है बहुत ज्यादा संकी हो जाता था, जब लगता था कि चीज हाथ से निकल गई, और कई बार जो बहुत प्यारा बन जाता था, लेकिन मतलब किसी थाली का बैंगन नहीं था, कभी हेड बन जाता था, कभी टेल बन जाता था। बट मुद्दे की बात ये है कि इसने जैसे भी बाय हुक और क्रुक पूरी की पूरी संगठित करने की कोशिश की मुगलों को, यानी बाहर नहीं जाने देने की कोशिश की है ना। बहुत विद्रोह हो रहे थे उस टाइम पे भी, लेकिन इसने जो है अगर वही झुकेगा नहीं तो कटेगा वाली जो है रणनीति को अपनाया था। बट इसके बाद के जो मुगल आते हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा आप सोचो कि ढील दे दी उन्होंने, है ना। और जिसको हम क्रूरता बोलते हैं वो क्रूरता उन्होंने नहीं दिखी। आप अगर सीधा बोलूं तो उसका बेनिफिट बहुत सारे लोग उठाते हैं, और धीरे धीरे मुगल जो अपने डिक्लाइन की तरफ चलते हैं। ये एक मैंने पूरा का पूरा आपको मुगल एम्पायर का कॉन्टेक्स्ट समझाया, अभी बात तो शुरू हुई है ना। अब हम एक एक करके जो है पूरे मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। जो मेन मुगल है केवल उन्हीं की ही बातें यहाँ पे होंगी, ठीक है दोस्तों। भाई लास्ट में मैसेजेस देख लूंगा, कौन बोल रहा है आवाज का इशू है? आवाज का इशू है, एक सेकंड रुक जाओ यार, आवाज का इशू था, आवाज तो आ रही है यार, एक सेकंड रुको, आवाज तो यहाँ भी आ रही है, एक सेकंड रुकिए मुझे देखने दीजिए। आवाज तो आ रही है यार, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आवाज का देख रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं आवाज का इशू है, इनको देखना पड़ेगा भाई। एक सेकंड दीजिए बस, मैं देख रहा हूँ सच में आवाज का इशू है। एडवर्टाइजमेंट की आवाज तो आ रही है, मेरी नहीं आ रही क्या? हाँ तो रही भाई आवाज, तो वो सब हम इस तरीके से आवाज तो बढ़िया आ रही है यार, ये देख लो, ये रहा, कुछ भी बोल रहे हैं यार, सही तो आ रही है आवाज। कौन इतने लोग चिल्ला रहे थे यार, सारा फ्लो बीच में खराब हो गया। मुझे लगा सच में कहीं आवाज नहीं आ रही और मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर देता। क्या है? अच्छा बीच में दिखती अभी सही है ना, मुझे लगा मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा और बाद में पता लगे कि आवाज नहीं आ रही, फिर चिल्लाओगे। चलो अब देखो कि बाबर की जो खेल जो है बाबर का समझना, ये मोटा मोटा आपको समझना कि जब 12 साल का था बाबर, 12 साल के आसपास 11-12 साल की एज इसकी रही होगी, जब इसका बुढ़ा जो है वो सिधार गया ना, स्वर्ग सिधार गया, जहां भी जन्नत सिधार गया, स्वर्ग तो नहीं बोले जन्नत बोलता थे, तो जन्नत सिधार गया। तो कुल मिला के आपको समझना कि जो यहाँ फरगना का एरिया है, ये कहाँ के लोग थे? फरगना के लोग थे, ये मैं लिख देता हूँ फरगना के। तो बेसिकली थाल में परोस के नेपोटिज्म के नाम पे इसको फरगना मिलता है, सीधी बात ये है ना। अब देखो फरगना के ताज पे जो है बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक जो है फरगना अपने अंडर कर पाएगा, है ना। वो मिल तो गया, लेकिन कितने लंबे समय तक है उसके हाथ में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाबर हालांकि बहुत एम्बिशियस आदमी है। अगर आपने एक हॉटस्टार कौन सी वेब सीरीज है द एम्पायर, वो अगर आपने देखी होगी ना, उसका क्लिप भी मैंने लगाया, तो वहां पे आपको देखने को जरूर मिला होगा। वो एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, उतना डिटेल में हालांकि जानने की जरूरत नहीं बाबर के बारे में, लेकिन कभी आपका मन करे हिस्टोरिकल थिंग्स देखने का आप देख सकते हैं। बट मोटे मुद्दे की बात ये कि फरगना में जब ये बैठता है उसके बाद ये कोशिश करता है समरकंद को हासिल करने की। जब समरकंद की तरफ निकलता है 1497 में जो है ये हासिल कर लेता है समरकंद को। अब देखो कि समरकंद में जब बैठ ही गया गद्दी पे, उतने में पता लगता है कि पीछे वाला हट गया, फरगना निकल गया हाथ से। अब जब समरकंद से फरगना को बचाने के लिए निकल रहा है तो पीछे से पता लगा समरकंद भी निकल गया, यानी ये बेचारा जो है भटकता ही रहा था। कुल मिला के बात ये है कि इतना आसान नहीं था, इसलिए बहुत ही इसने हसल दिखाया, बहुत ही स्ट्रगल देखा बाबर ने। और कहां पे दिखा है ये, अगर मैं उस टाइम के हिसाब से बोलूं तो उज़्बेकिस्तान एक जगह है ना, उज़्बेकिस्तान यहाँ पे, ठीक है। हालांकि आप देखिए कि उस टाइम पे एग्जैक्ट उज़्बेकिस्तान नाम नहीं था, क्योंकि मंगोल्स के अंदर पूरा एरिया इधर आ रहा था ना, ये सारा एरिया मंगोल्स में था, तो ये भी अपने आप को मंगोल ही माना करते थे। छोटी छोटी ट्राइब्स होती थी, ट्राइबल युग था पूरा यहाँ पे चल रहा। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान या फिर मंगोल्स वाली साइड में हर जगह पे यही था कि जो छोटी छोटी ट्राइब्स बनती थी और वो लड़ाके होते थे, और फिर वो जो है हमेशा किसी न किसी के साथ दिया करते थे ताकि उसको जितवा के और वो बंदा गद्दी पे बैठे तो इनको जो इनाम में पैसा देगा, सीधी सी बात है, या फिर कोई ना कोई पर्सनल बेनिफिट उनका रहता था। तो कुल मिला के ये पूरा लड़ाकों का ही एरिया था, जहां पे बाबर देखिए कि मोटा मोटा 11-12 साल की उम्र में जो गद्दी पे बैठा तो कुछ खास दाल तो कैसे कर लेगी ना, उसको तो समझ भी नहीं उसको फरगना के अंदर। फिर आप देखिए 1497 में जब समरकंद भी हासिल कर रहा है, फिर उसके बाद वापस से समरकंद जो है शबानी खान से ले रहा है, तो शबानी खान जो है यहाँ पे इसकी दाल गलने नहीं देता, और ये 1500 के आसपास में समरकंद वापस से बाबर से ले लेता है। अब ये सारा का सारा एरिया आप कहिए कि थोड़ा सा जितवाने में इसकी बहन जो है जिसका नाम है खानजादा, है ना, ये रही इसकी बहन खानजादा, ये भी हेल्प करती है बाबर की, है ना, एक झूठी शादी करती है शबानी खान के साथ, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। बट मुद्दे की बात है कि बाबर की हेल्प ये जरूर करती है ताकि किसी तरीके से बाबर जो है वो किंग बन पाए, लेकिन यहाँ पे जो है उतना शायद उसके नसीब में नहीं था बाबर के में। तो फिर भी एक समझो कि सब किंग,
छोटा किंग ही बन के रह जाता है ना। फिर एंड में चल के जो आप देखिए कि बाबर का जो थोड़ा सा नजर पड़ती है काबुल की तरफ, तो 1504 में यहाँ काबुल में जो है कब्जा करने की कोशिश करता है, जैसे तैसे जद्दोजहद करके कुछ समय के लिए यहाँ पे 7-8 महीने का समय लगता है, इतना आसान नहीं था इसके लिए, पर काबुल में जैसे तैसे करके कब्जा करता है। ठीक है, अब आप देखिए जो मैं कंधार वाली जगह बता रहा हूँ है ना, या फिर मैं जो खैबर पास की बात कर रहा हूँ, इधर ही है। ठीक है, सारी सारी। और आपको ये समझना है कि जो भारत है पूरे पंजाब का जितना भी एरिया सारा भारतीय है, ये आपको पूरा समझना है। और ये ऑब्वियसली बात है कि पंजाब की तरफ से ही एंटर करेंगे, मुल्तान, लाहौर, पेशावर वगैरह ये सब जो आप पाकिस्तान का आप देख रहे हो सारा पंजाब ही मान लीजिए उस टाइम के हिसाब से। तो अब जो है बाबर की नजर यहाँ पे काबुल पे तो बैठा हुआ है, लेकिन नजर है चारों तरफ कि भैया मैं छोटा राजा बन के नहीं रह सकता, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। ये वाज हाईली एम्बिशियस कि किसी तरीके से मेरे को जो है एक कंप्लीट अपने आप में राजा बनना है। आई वांट टू बी सुप्रीम अथॉरिटी, मेरे अंडर हो सब, मैं किसी के अंडर नहीं हूं, ना मैं किसी की सुन सकता हूं, मैं किसी के कंडीशंस में काम नहीं कर सकता हूं। आई वांट टू मेक माय ओन रेन, है ना, वो वाली बात है। तो ये जो है इसकी नजरें इधर-उधर चल रही हैं अभी दिमाग में। अब देखो ऐसे ही टाइम में आपको समझना है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये किसके अंदर चल रहा है? ये चल रहा है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में कौन बैठा हुआ है भाई साहब इस एरिया के अंदर? इसमें बैठा हुआ है इब्राहिम लोदी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर दूं। हां, यहां पे बैठा है इब्राहिम लोधी। आप देखिए कि कोशिश बाबर की पहले भी थी जब सिकंदर लोधी यहां पे बैठा था, लेकिन इनका जो एक्सट्रीम राजा कहेंगे लोधी का वो सिकंदर लोधी ही था, और उसको हराना उतना भी आसान नहीं था। और ये भी कह सकते हैं कि बाबर के पास में भी उस टाइम तक उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, है ना। जब तैयारी पूरी नहीं है तो फिर क्या पेपर देने जाओगे, वही वाली बात है। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है भाई? कौन हो तुम आर्यन भगत? तुम्हें जो करना कर लो भाई, पता नहीं क्या बोले जा रहा है यार। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की बकवास सुनूं। नोटिस आएगा, ये आएगा, जा यार तुम्हें अलग ही है। जाओ तुम जो करना करते रहो। अरे कहां जा जाते भाई उठ के? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हें जो करना कर ले भाई, है ना। मैं कुछ गलत यहाँ पे पढ़ाता ही नहीं हूं। पहली बात तो कि आपको इतना टॉलरेंट होना सीखिए, क्योंकि अगर आपको इतनी समझ नहीं है, मैं यहाँ पे मजे में सब चीजें पढ़ा रहा हूं। 10 बार मैंने बोल दिया कि फालतू की बातों में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मजे में पढ़ाता हूं। अब तुम्हें जो है वो फालतू की जो एक एंटरटेनिंग थिंग्स को भी अपने दिल पे लगाना है, तुम्हें अपने दिमाग में घुसेड़ के रखना है, तो तुम घुसेड़ के रखो, तुम्हें जो दिमाग में लगाना लगाओ, है ना। मेरे पास सब प्रूफ है, ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे सब किताबों में लिखी है। उठा के तुम्हें जहां जाना मैं लेके आऊंगा साथ में, है ना। 4 पन्ने लेके आऊंगा, जो तुम्हें केस करने वाली बात तुम फालतू बकवास कर रहे हो ना, उस राइटर के खिलाफ करना। ठीक है, मेरे को मत सिखाओ। अभी एनसीईआरटी खोल के देख लो, अगर उसमें वो 4 बातें ना निकल आए तो फिर शर्म आएगी तुम्हें। चलो मेरे को मत सिखाओ तुम, ठीक है। तो जरा खोल के किताबें भी देख लो, और इतने राइटर्स ने इतना कुछ लिखा हुआ है। तुम अलग से वो मत बनो कि तुम कोई धर्म के ज्ञाता हो या कोई तुम यहाँ पे खुदा लगे हुए हो, है ना। तो तुम्हें इतनी समझ नहीं है तो शांति से बैठे रहो, और मेरे को मेरा काम करने दो। तुम्हें कहा किसने? मत पढ़ो भाई यहाँ से, है ना। तुम्हारे अलग ईगो हट हो रही है यहाँ पे, ये अलग ही लेवल का चल रहा है। मुगलियन सल्तनत में थोड़ी बैठे भाई हम, अजीब सी बात करता है। चलो आप देखिए यहाँ पे कि अल्टीमेटली जो है यहाँ से जो है बाबर एंटर कर जाता है, बट इब्राहिम लोदी के टाइम पे करता है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उड़ता तीर लेते हैं, मतलब सारा अच्छा वाला फ्लो चल रहा है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट को सारे को खराब करने की कोशिश करता है। क्या अजीब सी बात करता है ये आदमी। और अकल नाम की चीज भी नहीं है कि भाई कोई चीज जो है किस लेवल की होती है, इनको ये भी नहीं पता है कि भाई पढ़ाई कर ले तू, कुछ लग जा। ये इन आलतू फालतू चीजों में कहीं ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन काम की चीजें नहीं इसको करनी है। पढ़ाई के मामले में 4 सवाल पूछ लूंगा तो एक नहीं आएगा, और आलतू फालतू की चीज में सबसे आगे। ये देखो अजीब वाली बातें हैं इनकी। एनीवेज, तो इसके बाद आप देखिए कि जो बाबर है वो अपनी पहली रेड जो मैं आपको बोला था ना, वो 1519 में करता है। और ये जो एरिया है ना बजौर का, बीरा का, बेसिकली पंजाब का जो एरिया है यहाँ पे, उसके ऊपर रेड करके उसको जीतने की कोशिश करता है बाबर। तो इसलिए मैंने बोला था कि पहली रेड अगर कोई पूछ ले बाबर की तो आप यही वाला टाइम बोलेंगे, 1519 वाला टाइम। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत कर देना, ये नहीं तो फिर आपका जो है उत्तर गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर इसके बाद जो है आप देखिए कि जब यहाँ पे इब्राहिम लोदी बैठता है, लोदी के पास देखिए बहुत बहुत बड़ी सेना है यहाँ पे, लेकिन इतना भी आसान नहीं है लोदी को हराना इतनी बड़ी सेना में। और बाबर देखो उसकी नजरें बार-बार इसी तरफ है। अब होता क्या है कि आप समझो कि जो पंजाब के अंदर का एरिया है ना, मैं इसको एक सेकंड रुकिए, इस वाले को हटा देता हूं अभी। जो ये पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे जो कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है दौलत खान लोधी। ठीक है, इसको लिख देता हूं, दौलत खान लोधी। अब देखो कि जो ऐसा बोला जाता है कि इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ है, वो दौलत खान लोधी जो है उसका एक कजन ब्रदर है ना, उसकी भी काफी ज्यादा बेइज्जती करता रहता है रोज टैक्सेशन के नाम पे या जैसे भी करके, है ना, कि पिछले साल इतना दिया था, इस साल इतना दिया। तो इस तरीके से जो बहुत कहासुनी बहसबाजी जो है इनके साथ चलती रहती है। लेकिन मुद्दे की बात ये समझनी है आपको कि जो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दिलावर खान जो था ना, इसका जो इसके कजन का बेटा एक तरह से कह लीजिए, है ना, तो दौलत खान का बेटा, तो कई बार उसकी भी बेइज्जती करता था, जो कि इसका दौलत खान का बेटा था। तो ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो अल्टीमेटली जो है बेसिकली कि दौलत खान लोधी जो है इससे अक गया था, इससे परेशान हो गया था। तो ऐसे में ये दौलत खान लोधी जो है यहाँ पे बाबर को संदेश भेजता है कि भैया ऐसा करो, आप आक्रमण करो। इनको पता है कि बाबर पहले भी आया था, लूटपाट करके फिर चला गया था। तो कुल मिला के बात इनके दिमाग में यही चल रहा है कि बाबर आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा और मैं दिल्ली के तख्त पे बैठ जाऊंगा। कहानी इतनी सी चल रही है अभी। वहीं पे आप देखिए कि इस तरफ जो राणा सांगा बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? राणा सांगा। ठीक है दोस्त, अब ये भी आगे जो है ऐसा बोला जाता है कि बाबर को संदेश भेजते हैं, और ये भी चाहते हैं कि बाबर जो है किसी तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ पे हमला करे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे बेसिकली लोधी को खत्म करे। तो इनके पास भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पे बनेगी कि किसी तरीके से एक्सपेंशन किया जाए। और ऐसा बोला जाता है कि बाबर ने जो है ना इनके साथ डील की थी कि जब मैं लोधी पे हमला करूंगा तो इस तरफ से तो आप कर देना और उस तरफ से मैं करूंगा, और अल्टीमेटली उसको सैंडविच की तरफ भेज देंगे और फिर जो है उसको हरा देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हमला हो जाता है तो राणा सांगा के दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि शायद ये वापस चला जाएगा युद्ध करके। उनको ये नहीं पता था कि वो यही रहेगा ना। तो राणा सांगा जो है यहाँ पे हमला करते ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये आप देख लेना। मैं तो भैया जन्नत में रह रहा हूँ। ठीक है, इसका बापू साइबर क्राइम की ब्रांच में बैठा हुआ है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनको फालतू की चीजों में यहाँ पे मैंने शायद कितनी ही वीडियो में बोल दिया होगा कि भाई मैं मजे में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, फालतू चीजों में आप फिल्टर आउट करके चीजों को पढ़ लो, है ना, ज्यादा दिल पे लगाने की बात नहीं है, और चिल करो। मैं तो खुद की बेइज्जती कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, फिर मैं खुद के खिलाफ साइबर क्राइम कर लूँ ना, और मैंने खुद की बेइज्जती कर ली। ये अलग ही चलता है ना, उसको धर्म में ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, ये अलग लेवल पे चल रहे हैं। ऐसा लगता है इन्होंने ठेका उठा रखा है सारी दुनिया का। चलो एनीवेज, कुछ नहीं हो सकता, सिक माइंड सिक सोच। अब देखो कि कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे राणा सांगा वाला सीन जो है, अब राणा सांगा के साथ बाबर की दुश्मनी क्रिएट हो रही है एक तरह से। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिसका भुगतान बाद में राणा सांगा को करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी जोहर भी होगी। और ये राणा सांगा वही है जिनके वंशज हैं आगे चल के महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये एक माइंड में आपको क्लियर रखना है। अब बाबर जो है हमला करता है यहाँ पे, है ना, और दौलत खान तो उसके साथ दे ही रहा है। और अल्टीमेटली आप देखिए कि अगर भारत में सबसे ज्यादा वाइड स्केल पे गन पाउडर का अगर किसी ने इस्तेमाल किया, मैं शब्द देखिए मेरे क्या है, वाइड स्प्रेड गन पाउडर। ठीक है, वाइड स्प्रेड मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे जो है गन पाउडर का इस्तेमाल जो करता है वो बाबर करता है भारत में आके। और जो लोधी है, लोधी के लड़ रहा तलवारों के साथ, हाथियों के साथ लड़ रहा भाई, है ना, और वो भाई साहब अलग लेवल पे चल रहा है। आप सोचो कि अगर हाथी है, हाथी को यूज क्यों नहीं किया जाता युद्ध में? सबसे बड़ा तो कारण यही कि अगर हाथी के सर पे किसी ने जोर के चोट मारी और हाथी घूम गया तो वापस से घूम के जो अपनी सेना का नाश कर देगा। जबकि इन भाइयों के पास तो खूब सारे हाथी बड़े हैं। अब देखो कि अगर हाथी जाएगा और उधर से तोप का इतना जोर के गोला बजे हैं, तो या तो हाथी की टांग के पास बजा दिया जाए या उसको जो आवाज ऐसी कर दी जाए, तो सोचो हाथी तो पागल हो जाएगा, उस तरफ थोड़ी भागेगा, वो वापस से भागना शुरू कर देगा और अपनी सेना को चलेगा। एक ये इसकी हार का कारण रहा। दूसरा, बाबर ने क्या यूज किया? गन पाउडर का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, एक वो भी कारण रहा। और जो दोनाली कहते हैं या फिर राइफल्स कहते हैं, वो बहुत बेहतरीन थी इसके पास, बाबर के पास। यानी टेक्नोलॉजिकली जो है ना ये ओवरकम कर रहा है उस चीज को और लोधी को हरा रहा है। फिर आगे अंग्रेज आएंगे, वो टेक्नोलॉजिकली और बेहतर है मुगलों से, वो इनको खत्म कर देंगे। यानी जो टेक्नोलॉजी में बेहतर होता जाएगा वो छोटे को खत्म करता जाएगा, बड़ी मछली छोटे को खाती जाएगी। बड़ी कहानी है यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के आप देखिए कि एक और जो टैक्टिक्स थी बाबर की वो थी तुलुगमा, तुलुगमा और अराबा। वो मैं तुम्हें आगे सब लिखा हुआ है, मैं कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं, समझिए। तुलुगमा में देखिए कि क्या होता है, जैसे आपकी सेना है तो एक तो उसका मिड वाला पार्ट, एक लेफ्ट राइट ऐसे विंग बना दिया और एक पीछे का रियर विंग बना दिया। ऐसे करके जो है पूरी सेना को डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर्मेशन आपने महाभारत में देखा होगा कि बहुत सारे वो बोलते थे ना कि इसको त्रिशूल की फॉर्मेशन दे दो, है ना, किसी को वज्र की फॉर्मेशन दे दो, व्यू रचना देखते थे ना, कोई बोलते थे चक्र व्यू दे दो, चक्र की रचना दे दो। तो उस तरीके से युद्ध होते थे, है ना। तो वो एक क्या हो गया, एक सोची समझी पूरी पूरी फॉर्मेशन होती थी जिससे कि सामने वाले पे आप हावी हो जाओगे। वही एक तरह से आप समझ लीजिए कि बाबर ने जो इस्तेमाल किया एक सोची समझी व्यू रचना जो है ना, इसने इस्तेमाल की और इसी का नाम क्या दिया गया? तुलुगमा। तुलुगमा
अब दूसरा इसने नाम दिया अराबा। अराबा में क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। अराबा में जो होता है, आप देखो कि जैसे आप देखो कि ये बैलगाड़ियां हैं या घोड़े हैं ना, बैलगाड़ियां हैं ये। अब होता क्या था, ये दो बैलगाड़ियों के बीच में एक तोप लगा दी, इनके बीच में तोप लगा दी। अब इससे क्या होगा कि सामने वाला दुश्मन जो है ना वो हमला भी करेगा ना, तो डायरेक्टली यहां वाले बंदे पे हमला नहीं कर सकता है, वो इजीली इन बैलगाड़ियों के पीछे छुप सकता है ना। बैलगाड़ियों के अंदर जो है कुछ भी रख सकते हैं, वो जो उनकी मर्जी है, और घास फूस भर के रखा हुआ है, तो किसको मारेगा सामने वाला? एक तो सामने वाला दिख नहीं रहा आपको, है ना, और दूसरा वो यहां से बम गोली जो है दागे जा रहा है आपके ऊपर, तो ये एक अराबा टेक्निक हो जाती है। और दूसरी होगी तुरुमा, जिसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेशन है। और तीसरा बाबर ने क्या यूज किया कि भैया मैं जो है ना सीधा जो है ऐसे नहीं कि किसी पहाड़ी वाले एरिया पे चला गया उससे युद्ध करने, है ना, तो ये ऑब्वियस बात है, इसने ऐसा एरिया चूज किया जिसमें ये विक्ट्री हासिल कर पाए। तो एरिया भी एक अपने हिसाब से बादशाह को चूज करना चाहिए, ना कि आप किसी के जबरदस्ती घर में घुस रहे हो, वहां पे उसकी पावर ज्यादा होगी, तो हो सकता है आप विक्टोरियस ना हो पाए उस केस में। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इसने जो है एक नॉर्मल मैदान वाला एरिया चूज किया, जो कि था पानीपत, है ना। तो कहां पे होती है अल्टीमेटली लड़ाई? कहां होती है? पानीपत में। तो पानीपत में कोई पहाड़ियां नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यानी कि अल्टीमेटली जो है इसकी समझ देखिए बाबर की कहां तक है। ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी चला के जो है पूरा पूरा वॉर करने की कोशिश की है। घर के विभीषण को भी ढूंढ लिया, अगल बगल के लोगों को भी रेडी कर लिया। अगर राणा सांगा ने हमला नहीं किया तो कम से कम लोधी की मदद करने भी नहीं आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि लोधी उनके साथ कोई वो कर ले, कॉन्फ्रेंस कर ले, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। और अल्टीमेटली जो है सैंडविच की तरह ज्योग्राफी के हिसाब से उसको पीस दिया वहां पे और हरा दिया है। तो लोधी यहां से पिक्चर से बाहर जाता है। अब दौलत खान लोधी बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि बाबर आज जाएगा, बाबर कल जाएगा। और बाबर साहब को तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, भारत का, यहां तो मजे लग रहे हैं, क्या शानदार मौसम चल रहा है, बाग बगीचे, है ना, यहां मैं आम खा रहा हूं बैठ के, अंगूर खा रहा हूं, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। दौलत खान बोल रहा है अच्छा भाई साहब आप आज ट्रेन की टिकट करा दें, कल को फ्लाइट की करा दें, जाएंगे ना भाई साहब, सुनिए ना, है। तो एक दिन जो है दौलत खान लोधी कुछ ज्यादा जोश में आके बोल गया, तो उसने निकाला चाकू, बोतल पहले तो तेरे को मैं भेजता हूं, चल तू, तेरे को मैं ऊपर भेजता हूं जन्नत में, उसके बाद वहां पे उरों से मिल तू, मैं यहां पे हीरे इकट्ठे करता हूं। तो इस तरीके से जो है आप देखिए 4 साल ही बाबर रहा है ना, उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो भारत के अंदर बोलेंगे तो मुगलिया परचम आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये एक तरीका मैंने बता दिया है आपको पूरा पूरा कि है क्या क्या चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि ये उज्बेकिस्तान से है, उज्बेक ट्राइब्स है वहां पे, है ना, उज्बेकिस्तान है एरिया, और खुद को मंगोलों के वंशज बता रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ रहेगी भाई, दिल गार्डन हो गया गोवा में जाके। चलो क्या बोले, क्या हो गया किससे? टोकन करंट हरियाणा में, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन ओपन फील्ड था हरियाणा के अंदर। पानीपत के 3 बैटल हुए हैं, मैंने आपको वैसे एक क्लास में ऑलरेडी समझा दिया, तीनों ही डिसिसिव बैटल हुए हैं। और यही पानीपत के बैटल के बारे में इस बार मेंस के अंदर क्वेश्चन है। तो यही चीज है ना, आपको वो आया भी इंफ्रेंस वाला क्वेश्चन है, उसमें यही लिखा था कि जैसे ही ये गए क्या कहते हैं लोधी डायनेस्टी खत्म होती है और पानीपत का जो बैटल है, पानीपत के बैटल के बाद जो भारत के अंदर मंगोल ट्राइब्स आना शुरू हो गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया या तो मंगोल लिखा होगा वहां पे या मुगल ट्राइब्स लिखा होगा, एक ही बात है, मंगोल बोल दो या मंगोल बोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली खुद को मंगोल जो है ये खुद को मंगोल का वंशज बता रहे हैं ना, मुगल अपने आप को मंगोल ही बता रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो बाबर है ये फाउंडर है, मैं बाउंडर क्या था, बाबर जो फाउंडर है मुगल एम्पायर का, है ना। तो भारत में अब देखो नया वंश जो एक तरह से पूरा पूरा स्थापित हो गया। अगर ये अपने आपको मैं बोलूं पापा की साइड से और मम्मी की साइड से क्या बताता है, तो ये देखो फादर की साइड से खुद को तैमूर का बताता है कि भैया मैं बाप की साइड से तैमूर का वंशज हूं। आपको मैंने बताया ना वो चिंके थे बहुत सारे, है ना, मंगोल था, गंगीज खान था, शाहरुख खान था, मैंने सब बताया आपको, शाहरुख मिर्जा, ठीक है। तो फिर जो है पापा की साइड से तो हो गया तैमूर का, और चंगेज की साइड से बोलता है कि मैं मम्मी का हूं, है ना। तो ये मैं आपको तरीका बताता हूं इसको याद करने का भी। आप देखो इसको ध्यान से उल्टा पढ़ना, ठीक है। इसको आप समझना फटी हुई मूंग, मूंग बताया ना मूंग की दाल, तो आपको समझना कि वैसे साबुत होती है मूंग की दाल, यूं फाड़ दिया उसको, तो फटी मूंग ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। फटी मूंग ऐसे याद रख लो बस। अब देखो आप फादर, एफ मतलब होगा फादर और टीआई का मतलब होगा तिमूर, ठीक है, फटी हुई। तो फादर की साइड से कहां से बोल रहा है? तिमूर की साइड से, है ना। ये अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको मैं साफ लिख देता हूं थोड़ा। और यहाँ पे है मूंग, ठीक है, मूंग। और यहाँ से आप देखिए इस साइड से चंगेज खान की तरफ से मदर की साइड से, तो एमओ मतलब मदर और इंग, इंग किसमें आ रहा है? चंगेज, ये देखो इंग ENG, ठीक है, मूंग। तो वहां से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है इस तरफ से चंगेज खान का है, तो इस तरीके से अगर पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं, यानी खुद को एक तरह से मंगोलियन ट्राइब्स के थ्रू ही ये डिपिक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका बाप जो है वो कहां का रूलर था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फरगना का रूलर था। और इसने भी जो है ये तख्त पे बैठा 1494 के अराउंड, ठीक है, जब इसके पापा की डेथ हो जाती है 1494 के अंदर जो है ये फरगना के तख्त पे बैठ जाता है। और ये बाकी का मैंने इस तरह बताई आपको कि फिर 1497 में क्या कर रहा है, 1500 में क्या हो रहा है, ये तो मैंने बताई दी आपको। और आफ्टर इयर्स ऑफ वंडरिंग वो काबुल को सीज कर लेता है 1504 के अंदर। कहानी तो मैं सारी समझाई चुका हूं, अब इसमें क्या मैं अलग से कहानी बताऊं, अभी तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया। तो 1504 में जो वो काबुल कब्जा कर लेता है ना। और उसके बाद जो धीरे-धीरे जो भारत को नजर आता है, बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, और जिसमें कि वो जीत जाता है। अब देखो कि अगर इसका बर्थ पूछा जाए, पेपर में कई बार पूछा जाता है, फरगना में है, काबुल में, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जो है इसकी उसका नाम है बाबरनामा, या तुजुके बाबरी भी कई बार बोल दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसने जो ओरिजिनली लिखी थी वो टर्किश भाषा में लिखी थी, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसको पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था, तो पर्शियन में आगे चल के अकबर के टाइम में जो अब्दुल रहीम खान ने इसको जो है पर्शियन में कन्वर्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पहला अटैक जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भेरा में पहला अटैक हो रहा है, फर्स्ट अटैक इन भेरा। इसके अलावा आप देखिए कि पानीपत का जो बैटल है वो बहुत ज्यादा डिसीसिव है, और यहीं पे जो जीत हासिल होती है इसको 1526 में ये बैटल हो रहा है, जिसमें इब्राहिम लोदी हरा है। तो डेट पूछी जा सकती है, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मार्च के आसपास में, मई या मार्च के आसपास में जो है ये बैटल हुआ है 1526 में। इसके बाद तुजुके बाबरी का तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा एक और किताब भी बाबर ने लिखी है, मसनवी, ये भी इसने टर्किश लैंग्वेज में लिखी है, ये एक तरह से टर्किश लैंग्वेज ही उस तरफ से बोला जाता है, तो वहां से इसने लिख दी। अब जब बाबरनामा पढ़ते हो तो बाबरनामा में आपको कौन-कौन सी किंगडम्स के बारे में पता लगता है? गुजरात के बारे में पता लगता है, लिख देता हूं मैं। बाबरनामा में जो है आपको गुजरात के बारे में पता लगता है, विजयनगर एम्पायर की ये बात करता है इसके अंदर, विजयनगर के बारे में पता लगता है, बहमनी किंगडम के बारे में भी बताता है ये इसके अंदर। इसके अलावा ये हां बस यही हो गया ना, है ना। तो विजयनगर की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसके कंटेम्परेरी है? कृष्णदेव राय के। आपको याद होगा, है ना, मैंने आपको डायनेस्टी में आपसे पूछता हूं कृष्णदेव राय की डायनेस्टी का नाम बताइए क्या है। जब मैंने आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बताया था कि बाबर जो है इसके कंटेम्परेरी है। अब बाबर जो है कृष्णदेव राय के बारे में ये बोलता है कि मेरे को अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग किंग लगता है तो वो कृष्णदेव राय ही लगता है। ये ऊपर का एरिया जीतने के बाद बाबर की वो था हसरत थी कि वो नीचे की तरफ भी जाए, साउथ की तरफ भी, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली बात आपको पता है ना, एक तो नदियां पड़ रही हैं इतनी सारी, कृष्णा, फिर वो तुंगभद्रा वाला रीजन, तो वो वाला रीजन याद है ना आपको, तो वहां पे ऊपर से घने जंगल। फिर आप देखिए कि कृष्णदेव राय ने जो है ऑलरेडी ऐसा पूरा पूरा सिस्टम तैयार कर रखा था कि उसको भेदना इसके लिए इतना आसान नहीं था। तो इसको कहीं ना कहीं इसके जो बंदे हैं उन्होंने यही सलाह दी कि आप मत जाइए नीचे, आप ऊपर की तरफ आप संगठित करने की कोशिश कीजिए, और वो सही भी रहा इसके लिए। 4 साल तो रहा भारत के अंदर, तो अच्छा होगा नीचे की तरफ नहीं गया, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ती। तो एक एरिया तो कम से कम मिल गया ना इसको, अगर मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो। अच्छा समझ गए ना? अच्छा मूड बना दिया, लोग को हटाने का काम मैं करूंगा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बाबरनामा में इसने लिखा है, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे कि कौन-कौन सी किंगडम्स के बारे में इसने बाबरनामा में लिखी है, मेन किंगडम्स है जिनके बारे में लिखा, पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है भाई, ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए कि ये बहुत सारे बैटल करेगा 4 साल के अंदर, सारा का सारा कंटिन्यूटी में चल रहा है। देखो 1526 में तो मैंने बता ही दिया, 1526 में क्या चल रहा है? पानीपत का युद्ध, ठीक है। अब 1527 में क्या कर रहा है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहां किसके साथ हो रहा है? राणा सांगा के साथ हो रहा है। मैंने बोला था कि राणा सांगा ने ही इनवाइट किया लेकिन इसकी मदद नहीं की, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मैं खुद से मैं यही बोला करूंगा कि ऐसा बोला जाता है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं ही बोल रहा हूं सब कुछ, तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, दिल पे लेते हैं बात, है ना। तो अंकुर भाई मान लीजिए कि ऐसा बोला जाता है कि जो है यहाँ पे युद्ध में जो है राणा सांगा ने इनका साथ नहीं दिया, तो ये बदला लेने के लिए पहले राणा सांगा की तरफ हो लिया, है ना, कि पहले इसी को पकड़ूं मैं। तो 1527 में जो राणा सांगा को डिफीट कर देता है। फिर इसके बाद देखिए कि चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। अब इसी युद्ध में जो है आप समझिए मेदिनी राय है ना, जो इसने राणा सांगा की मदद की होती है, सारा लाइन में है, चल रहा है ना। तो इसने राणा सांगा की मदद की
खानवा में, तो अब बाबर को गुस्सा रखा है, तो बोलता है अच्छा तूने उसकी गई थी, अब मैं तेरे को लपेटूंगा। तो अब बाबर यहाँ पहुंच जाता है 1528 में, मेदिनी राय को भी हरा देता है। कहाँ होता है? चंदेरी का बैटल होता है। फिर इसके बाद अगला बैटल होता है घाघरा का, ये होता है 1529 में, ठीक है, 1529 के अंदर होता है। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप देखिए कि अफगान आर्मी के साथ जो है इसका एक भिड़ंत देखने को मिलती है घाघरा के बैटल में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपको बताऊं कि एक इसका बंगाल सल्तनत के साथ भी हो रहा है ना, अगर उसमें भी मैं बताऊं तो एक नुसरत शाह बैठा है वहां पे, और एक लोधी का ही वंशज महमूद लोधी भी बैठा है, ठीक है, लोधी का ही वंशज महमूद लोधी भी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। महमूद लोधी, ठीक है, और नुसरत शाह। नुसरत शाह बंगाल में बैठा है, महमूद लोधी कह रहा है कि मैं बिहार का हूं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी इनको हराता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी का नाम हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इस वक्त पिक्चर में वो भी इन्हीं सल्तनत के साथ मिला हुआ है ना, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दिल्ली की तख्त को भी वो हासिल करेगा। तो यहाँ जो है इसलिए मैंने बोला कि अफगान आर्मी को हरा रहा है, और शेर शाह सूरी क्या वो भी एक अफगान है, और अगर सेकंड अफगान किंगडम किसी ने एस्टैब्लिश की तो शेर शाह सूरी नहीं की थी, आपको ध्यान रखना। तो 1529 में सारी चीज होती है, और अल्टीमेटली आप देखिए कि 26 दिसंबर 1530 को जो है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को। और अभी मैं बताऊंगा आपको कि कहां इसको दफनाया गया है ना, भारत में भी आरामबाग बनवाया गया, लेकिन बाद में जो है इसकी लाश को काबुल लेके जाया गया और वहीं पे दफनाया गया क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा हुई थी। तो ये इस बारे में बात करेंगे, ये इसकी आरामबाग को आप देख सकते हैं। बट मुद्दे की बात है कि इसको याद कैसे रखना, तो वो भी एक मैं बताता हूं। मोटा-मोटा लगभग आपने हर जगह ये टेक्निक सुनी होगी कि पानी पिया यानी कि पानीपत, खाना खाया यानी कि खानवा, है ना, चांद देखा, पहले पानी पी लिया फिर खाना खा लिया, उसके बाद चांद को देखेगा, है ना, तो चांद देख लिया और फिर घर जाके, घाघरा का मतलब घर जाके सो गया, सो गया मतलब कि लुढ़क गया। तो इस तरीके से आप इसको पूरे को याद भी कर सकते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर जाके सो गया। अब देखो सिग्निफिकेंट चीजें जो हुई हैं बाबर के टाइम पे वो देख लेते हैं। एक तो देखिए काबुल और गंधार जो है ना वो मुगल एम्पायर का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे, काबुल भी और गंधार भी, क्योंकि काबुल से आ रहा है, तो ये एक इसको बेनिफिट मिल गया है ना, यानी कि बाउंड्रीज देखिए काबुल तक फैल गई। फिर इसके बाद इसने आरामबाग बनवाए, है ना, ओल्डेस्ट मुगल गार्डन आप इनको बोल सकते हो। आरामबाग को मुगल गार्डन इसलिए ओल्डेस्ट बोले क्योंकि इसी ने तो मुगल की शुरुआत की भारत के अंदर, इससे पहले कहां थे? तो 1528 में ये आगरा में इसने बनवाए थे। बाबर जो है उसने चार बाग वाला इंट्रोड्यूस भी किया है, पूरा सिस्टम है ना, चार बाग जो है आप समझ लीजिए कि इस तरीके से जो सीक्वेंसिंग की जाती थी ना, यूं करके गार्डन बना दिए जाते थे, ऐसा करके आप समझ लीजिए चार बाग वाला सिस्टम है। तो सिमेट्रिकल लेड गार्डन है ना, सिमेट्रिकली जो है गार्डन्स जो है बनाए जाते थे, ये चार बाग वाला जो है इसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फिर आप देखिए बाबर वाज ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस, इसको अरबी भाषा भी आती थी, पर्शियन भी आती थी, इवन टर्किश तो चलो इनकी मेन ही लैंग्वेज हो गई थी। इसके बाद बाबर ने पॉपुलराइज किया था भारत में गन पाउडर को, कैवेलरी को और आर्टिलरी को। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आर्टिलरी और गन पाउडर जो है विजयनगर के एम्पायर में भी हमने देखा है। आप देखिए ना विजयनगर में तो कृष्णदेव राय तक पहुंच रहे हो ना, उससे पहले की जो देवराय वगैरह का टाइम है, आप याद कीजिए मुदगल फोर्ट वाला याद कराऊं मैं आपको, मुदगल फोर्ट याद है आपको? तो वहां का भी अगर आप पीछे जाके देख रहे हो वो तो वहां भी यूज हो रही आर्टिलरी भी, गन पाउडर भी, है ना, तो वहां मैंने तोप भी बना रखी थी छोटी सी, अगर आपने देखा होगा याद हो तो वो आप देखो कि वो वहीं से प्रचलित है। लेकिन आप कई बार लोग लगता है भारत में पहली बार जो है बाबर ही लेके आया गन पाउडर, ऐसा नहीं है, बाबर से पहले भी विजयनगर में था, बहमनी के टाइम पे भी था, लेकिन इसका इसलिए कॉन्टेक्स्ट दे दिया था कि इसने बहुत बड़े स्केल पे पॉपुलराइज किया। इसके बाद तो लोगों ने इसका मतलब यही समझो गन पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइटल्स की बात कर लेते हैं कि बाबर ने भारत के अंदर जो आया है जब तो कौन से टाइटल ले रहे थे? एक तो इसने मिर्जा टाइटल ले रहा है, ये तो बहुत छोटा टाइटल हो गया। फिर जब खानवा का बैटल करता है, अच्छा एक चीज मैं और बताना भूल गया यहाँ बैटल के अंदर, सॉरी, यहाँ पे देखो जो खानवा का बैटल है ना, इसको पता था कि यहाँ राजपूतों के साथ हो रहा है बैटल, है ना, और राणा सांगा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल वाला बैटल होगा। तो इसने यहाँ पे ना मुस्लिमों को एक तरह से अराउज करने के लिए उनकी फीलिंग्स को उसने बोला कि भैया अब से जो है ना हम जिहाद का नारा देंगे। तो इसने यहाँ पे जिहाद का नारा भी दिया और अपने सोल्जर्स को एक तरह से अपलिफ्ट करने के लिए एक तो जिहाद का नारा की जरूरी है कि इन काफिरों को मारा जाएगा ना, तो अब जो है दिमाग में सेट हो गई चीज कि हाँ अब हमारा टारगेट क्या है, एक मकसद मिल गया है ना, तो वो जिहाद का नारा इसलिए दिया। दूसरा इसने क्या किया, तमगाए कर, जो तमगाए कर है यानी कि ट्रेड टैक्स जो लेता था ये अपने मुस्लिमों से, वो भी खत्म कर दिया। तो इस तरीके से इसने उनके इमोशंस को राइज किया ताकि वो जो लोग हैं ना वो जाके यहाँ पे खानवा के बैटल में तबाही मचा दे, और वो हुआ भी है ना, खानवा के बैटल में इतनी बड़ी जोहर हुई, तो वो हमें यहाँ पे जरूर देखने को चीजें मिलती हैं। इसके अलावा देखो कि यही खानवा का बैटल जीतने के बाद अपने आपको टाइटल कौन सा देता है? गाजी का टाइटल देता है। कौन से युद्ध के बाद देता है? खानवा के युद्ध के बाद देता है। फिर एक टाइटल और देता है जिसमें ये अपने आप को सबसे बड़ा बादशाह बना घोषित कर देता है भारत का, जिसको बोलते हैं बादशाह, ठीक है, बादशाह। तो 4 एक साल के अंदर ये काम ये करता है। बिल्कुल बिल्कुल देवराय वाला फिजिकल भाई है ना, यानी मैं नाम भूल जाता हूं इसका बंदे का, मैं भूल गया यार, नाम मेरे को याद है ना, पोटैश गन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कितने घंटे का चलेगा तो शुरू किया यार क्लास। इसके बाद आप देखिए कि गन पाउडर के एक्सपर्ट्स जो थे इसके साथ है ना, उनके बारे में भी पूछ लेते हैं कि इसके पास कौन से ऐसे माहिर खिलाड़ी थे जो गन पाउडर बहुत बढ़िया से चलाना जानते थे। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें असला बारूद मिल गया, तुम्हें आज मैं बंदूक दिखा दूंगा तो तुम चला थोड़ी पाओगे, नहीं चला पाओगे भाई, जब तुम्हें चलानी नहीं आती तो टट्टू चलाओगे। ये कोई मौजर गन नहीं है, खिलौने वाली गन थी, यूं चला लोगे। और यहाँ तो ऐसा बारूद कि भैया खुद के अगर ऊपर लग गया तो गया इंसान काम से। तो ये जो गन पाउडर के एक्सपर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उस्ताद खान और मुस्तफा खान देखने को मिलते हैं। ये दो इसके इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेपर में पूछ ले तो बता सकते हो। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गन पाउडर यहाँ ये जो एक्सपर्टीज है गन पाउडर वाली, इसका नाम क्या था, ये कौन सा स्टाइल था इनका? तो उस्मानी स्टाइल है इनका, है ना, मेरी हीरा उस्मानी नहीं है, ये मेरा गन पाउडर उस्मानी है, ये आपको ध्यान रखना है, मेरा गन पाउडर उस्मानी, मैं हूं तूफानी। चलो भरी हुई है इसकी जवानी। अब वॉरफेयर की बात करते हैं तो इसने कौन कौन से युग के तुर्गमा और अरबा, ये मैं पहले बता चुका हूं, मैं बार-बार वही सेम चीज नहीं बताऊंगा, इसमें डिवीजन करते हैं आर्मी की। फिर एक टैक्स होता है टकावी, ये टैक्स जो है ना आप देखो जो मुगल्स हैं उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया, देखो धर्म के नाम पे भी किया बहुत सारी चीजें की। तो एक टैक्स है टकावी, हालांकि ये जो टकावी टैक्स है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कि जब बहुत सारे द्वाब के रीजन के अंदर आप देखिए कि फ्लड्स वगैरह आते हैं या महामारी भी फैलती है, तो ऐसे केस में जो है ये संभाल नहीं पा रहा था, तो इसने जो है लोन का सिस्टम शुरू किया था जिसमें आसान किस्तों के अंदर छोटे-छोटे कर अब जो है ये किसानों को दे देते थे ताकि वो अपनी लैंड को जो है एक तरह से वापस से रिगेन कर पाएं, या कभी अकाल पड़ गया तब भी दे सकते थे। तो उससे क्या कि उनको जो है एक तरह से रिकवरी करने में खेती में मदद मिलती थी, फिर धीरे-धीरे उनसे लेते रहते थे। तो ये जो टकावी कर है हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है, अगर कोई पूछ ले भारत के अंदर किसने यूज किया तो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक यानी पागल राजा ने किया था, लेकिन मुगल्स ने भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। इससे क्या है कि आप देखो जब इजीली किसान को लोन मिल जाता है तो उसको दिक्कत क्या है, उसको ज्यादा मुगलों से परेशानी नहीं रहेगी, है ना, एक सिंपल सी बात है, प्रजा को जो है ना एक तरह से सप्रेस करना है, चाहे तो पैसे के साथ कर दो, चाहे फिर डंडे के जोर पे कर दो, जैसे भी हो जाए, है ना। और वही चीज इन्होंने की मुगलों ने, है ना, अल्टीमेटली राजपूतों को इनको पता है कि भैया एकदम वो चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, उनको ऑनर चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, तो अकबर ने क्या किया, उठा के उनको सम्मान दे दिया, है ना। वो देखो कि 7000 मनसब किसी को देता नहीं थे, मुगलों को मिलते थे, उठा के जो राजा मान सिंह को दे दिए। अब इतने बड़े मनसब दे दिए कि भैया वो उसके अधीन हो गए एक तरह से, तो समझ रहे हो आपकी वो पूरा का पूरा उनको उस तरीके से ही उसने डील किया, इनको पता था कैसे डील करना, वही उन्होंने फायदा उठाया। तो ये चीजें जो हमें बाबर के बारे में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आप देखो कि मुगल कैपिटल्स के बारे में भी मैं बता देता हूं कि कौन-कौन सी है। अच्छा बाबर का ये मैंने बता दिया कि पहले जो आगरा में उसको दफनाया था, लिख देता हूं कहीं फिर बोलोगे कि लिखा नहीं था। पहले आगरा के आरामबाग में, उसके बाद भाई को काबुल में उठा के ले गए थे, काबुल में ले गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई पूछ ले, ये पेपर में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना कि पहले जो है ये आगरा में, फिर जो है काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि उसकी आखिरी हजरत वही थी। कई बार मुगल कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है कि ये अपनी राजधानी किसको बनाते थे, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कैपिटल्स में देखने को मुगल्स की मिलती हैं। शुरू में देखिए आगरा ही देखने को मिलती है 1526 से 1540 में, ठीक है। और इवन आप सोच रहे हो कि आगरा क्यों, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 1503-4 के आसपास में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा बनवाया था, बहुत सुंदर शहर बनवा दिया था उसने अपने टाइम पे, और वहीं पे अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट किया था 1505 के आसपास में जाके। और वही आगरा देखिए लोधी के पास जो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सिटी का निर्माण किया, वही आगरा का यूज कौन कर रहा है आके, बाबर, यानी मुगल्स जो है वहीं पे अपना डेरा डाले। यही कारण था कि उन्होंने आगरा के अंदर शिफ्टिंग की सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 1555 से 1571 में भी आगरा रहा और 1598 से 1648 में भी, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अकबर ने भी अपनी कैपिटल को बीच में 2-3 बार शिफ्ट किया था, है ना। तो वो हमें समझना है।
कुछ कहते हैं कि सलीम चिश्ती से उसको वो मिल गया था, जहांगीर मिल गया था, तो इसलिए कर लिया, व्हाटएवर इज द रीजन है ना। तो उसने जो भी कसमें वादे खा रखे थे भगवान के आगे, उस वजह से कर लिया, बट जो भी है कारण आप देखिएगा ये लगभग आपको अकबर का ही टाइम देखने को मिल रहा है ना। उसने आगरा के अंदर भी रहा है, वो फतेहपुर सीकरी को भी बनवाया उसने, है ना। तो वही मैंने बताया अभी सलीम चिश्ती वाला पूरा पूरा, उसको जहांगीर मिल गया था, है ना, कि बच्चा नहीं पैदा होता तो जहांगीर मिल गया। फिर दूसरा जो है लाहौर का 1586 से 1598 में, तो ये तीन मेन जो अगर आप देखेंगे तो अकबर से भी बिलोंग कर रही है, अकबर से। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ही बनवा रहा है, कभी मौका मिले तो आगे जाके देखिएगा। फिर शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां बाद बनवा रहा है, और ये दिल्ली में है, तो 1648 से 1857 के आसपास में अगर आप देखते हैं तो दिल्ली ही मेनली कैपिटल रहती है ना, दिल्ली का ही तख्त रहता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर मुगल जो दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहे थे, और ये हमें देखने को मिला। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज कई बार लोगों को लगता है कि शायद इनकी टर्किश ना रही हो, क्योंकि बाबर देखिए कि टर्किश में लिख रहा बाबरनामा, तो वहां से लोग ऐसा रिलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इनकी पर्शियन है, और दिल्ली सल्तनत वालों को भी पर्शियन है और इनकी भी पर्शियन है, ये हमें समझना है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा भी ठीक लगे। अब अगला रूलर देखिए कि यहाँ पे जब बाबर की डेथ होती है तो कौन यहाँ पे आके गद्दी पे बैठ जाता है, हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है। और मैंने क्या बोला था कि इसी ड्यूरेशन में आप देखोगे शेरशाह सूरी, तो देखो कि उसी टाइम से लगा, वो तो बाबर के साथ ही तो आया था, भारत में एक तरह से उसकी हेल्प कर रहा था ना। तो आप समझना कि शेरशाह सूरी भी यहाँ पे एक तरफ से कोशिश कर रहा है किसी तरीके से बंगाल बिहार के साथ जुड़ के कि हुमायूं को जो है पेल दिया जाए किसी तरीके से, है ना। तो आपको समझना हुमायूं का जो टाइम पीरियड है ना, वैसे ये बोला जाता है कि 1530 से 1556 के आसपास का, बट इसका था नहीं, है ना। बीच में आप समझना कि दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि दो पीरियड में जो है इसने किया था अपना पूरा पूरा टेन्योर। एक आप समझो कि 1530 से 1541 के आसपास में रहा है, और दूसरा जो है फिर 1555 से 1556, मतलब अल्टीमेटली राजा बनने के एक साल बाद लुढ़क गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसके कुछ बैटल्स देख लेते हैं, है ना। आप देखिए रियल नेम है जो मिर्जा नासिरुद्दीन मोहम्मद है इसका, कई बार रियल नेम पूछ लेते हैं। और बाबर का क्या था असली नाम, तो बाबर का भी लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं होगा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है भाई। बेगम है। अब यहाँ पे देखो हुमायूं के बारे में एक जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को समझ में आती है, उनको लगता है कि जो हुमायूं का मकबरा है ना वो बनवाया है, किसने बनवाया है। अब मेरे को मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक मैक्सिमम लोग उत्तर गलत ही देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जितने भी लोग आप देख रहे हैं जल्दी से मेरे को उत्तर दीजिए कि हुमायूं का जो टॉम्ब है वो मकबरा किसने बनवाया है। इसकी किसी बेगम ने बनवाया, बेगमों के नाम सामने है, मैक्सिमम लोग इसका उत्तर गलत ही देने वाले, मैं बता रहा हूं, है ना। तो आपके सामने रहेगा, बताओ, क्योंकि बहुत सारे टीचर गलत ही पढ़ा रहे हैं इसको, तो मेरे को बताओ अगर किसी ने पहले मेरे से ही पढ़ रखा है, मेरी किताब को देख रखा है, तो फिर वो सही बता देगा उत्तर, लेकिन मैक्सिमम लोग गलत ही बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हुमायूं की कौन सी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया, हुमायूं का टॉम्ब बनवाया है। बहुत बढ़िया है रूपम, बहुत बढ़िया है। नहीं अभी मार्केट में नहीं मिलेगी, तो इसीलिए अभी ऑनलाइन कर लो यार, है ना। मैं बुक की वजह से मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूं। लोग क्या है 4 दिन इंतजार नहीं करते, किसी को कोई कोर्ट केस करना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किसी को हाई कोर्ट में जाना है, किसी को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है मेरे खिलाफ, पता नहीं अलग अलग आइटम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब पढ़ाना तो मुझे देंगे नहीं, 4 दिन इंतजार भी नहीं करेंगे। मैं कर रहा हूं अपने नेट पे सब कुछ, सबको मिल रही है किताब, ऐसा नहीं है। अब वो 2-4 दिन लेट हो जाएगी तो उनके हिसाब से तो भैया मेरे को किसी तरीके से कोर्ट ले जाए वो, मैं साथ दिन तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारे 500-600 रुपए की कचहरी में बैठ रहा हूं मैं, नीरव मोदी लंदन में भाग जाऊंगी मैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं सोचते यार। बहुत सारे कैमियो सुमित ने हमीदा बानो बेगम लिख दिया, पिंकी ने लिख दिया, एक पंडित भाई साहब भी था उन्होंने भी हमीदा बानो लिख दिया। जितने भी लोग हमीदा बानो लिख रहे हो भाई, सब लोग गलत लिख रहे हो। मुझे पता था कि आप लोग हमीदा बानो ही बोलोगे, हमीदा बानो इसकी बेगम तो है, लेकिन 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 इसने टॉम्ब नहीं बनवाया है दोस्तों। हुमायूं का टॉम्ब बीगा बेगम ने बनवाया है, जो यूनेस्को की साइट भी है। ये अक्सर लोग गलत बोलते हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, हुमायूं की अलग-अलग बीवियां हैं, बादशाह था, एक बीवी से संतुष्ट नहीं होता था, मल्टीपल रखता था, है ना। तो उसी में से एक है बीगा बेगम जिसने इसका टॉम्ब बनवाया है। ये अक्सर लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया। आज की क्लास में आप देख रहे होंगे कि कई सारी ऐसी चीजें, जैसे अभी बाबर का मैंने बताया कि पहली बार भारत में आगमन कब हुआ, तो ऐसी यहाँ 1519 के आसपास, है ना। ऐसी यहाँ पे भी जो है बीगा बेगम बनवा रही है, ये गलत बोलते हैं। आप देखिए, आप में सिर्फ उत्तर जो है गलत दे रहे हो, और हमीदा बानो बेगम नहीं बनवाती, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अकबर किसका बेटा है, वो बीगा का बेटा है या हमीदा का बेटा है, ये भी बता दो। इसीलिए लोग हमीदा बोल देते हैं, मैं आपको बताऊं तो। जल्दी से बताओ अकबर किसका बेटा है इनमें से। अकबर की बात भी आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फिर देखो कि 1531 में ये एक बैटल करता है, बैटल ऑफ देवरा, जिसके अंदर हुमायूं डिफीट करता है महमूद लोदी को। देखो महमूद लोदी तो जो है वो पहले से ही रेडी है। आप देखो यहाँ पे भी कि बाबर के साथ हालांकि कुछ खास उसका ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो है महमूद लोदी, नुसरत शाह, ये जितने भी हैं, आप देखो कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये उस तरफ से लगे पड़े हैं कि भैया किसी तरीके से जो है मुगलिया सल्तनत को हटा के वापस से हम यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर पा रहे हैं, ना। अफगान लोग हैं, महमूद लोदीज अफगान ओनली, तो लोदीज तो है ही अफगान, वही तो पहले कर रहे हैं, पहला अफगान किंगडम वही तो क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा शेरशाह सूरी का है, वो भी अफगान ही है, तो वो सेकंड क्रिएट करेगा। तो कुल मिला के अब आपको शायद ये समझ आ रहा होगा कि मुगल अफगानों के बीच में टकराव चल क्यों रहा है। तो कुल मिला के जो महमूद लोदी की बात कर रहा हूँ और नुसरत शाह की बात कर रहा हूँ, वो मेन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। नुसरत शाह और महमूद लोदी की बात यहाँ आ रही है, वो घाघरा में मेन नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। देवरा वाले में मेन है। तो देवरा वाले में ये चीज़ होगी। देवरा एक मूवी भी आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, है वो देवरा चुन चुन मारेगा वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो है हुमायूं डिफीट कर देता है महमूद लोदी को एक तरह से, और ये जो है कहीं भी पिक्चर में देखने को नहीं मिलते हैं। बट अल्टीमेटली आप देखो कि महमूद लोदी जो काम नहीं कर पा रहा है वो कौन कर देगा, शेरशाह सूरी कर देगा। अब देखो होता है बैटल ऑफ चूसा, क्या लिखा है, चौसा बोलता हमीदा की डिलीवरी मेरी परदादी ने करी थी और उसे अकबर हुआ था। हाँ, तुम्हारी दादी परदादी ने सब किया था, हैं। हाँ, मेरा मुन्ना आ गया है यहाँ से, है, 20 साल के महलों में जाके। ये क्या है क्या बोले, चुटेष्टामी गाना उसी फिल्म में, मेरे को बात नहीं समझ आई। हाँ, हिंदू वाइफ ऑफ हुमायूं, बढ़िया है। चलो,
तो यहाँ पे होता है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी जो है ना इसको हुमायूं को हरा देता है एक तरह से। और अल्टीमेटली जो है आखिरी का कील जो कॉफिन में गाड़ता है शेरशाह सूरी, वो कब गाड़ता है? कन्नौज के अंदर गाड़ता है, बेलग्राम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 1540 के अंदर आप समझो कि हुमायूं का लगभग तख्ता पलट कर देता है शेरशाह सूरी। ये भी तगड़ा इंसान है। यहाँ पे आप देखिए अफगान है, तो सेकेंड अफगान किंगडम जो है ये क्रिएट यहाँ पे जरूर कर देता है। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि हुमायूं को सिर्फ और सिर्फ शेरशाह से ही खतरा था, क्योंकि हुमायूं का भाई जो कामरान है वो भी उसके यहाँ पे तख्त को हड़पने में लगा था। जबकि हुमायूं ने तो भैया अपने पापा को वादा किया था कि मैं नहीं बहाऊंगा किसी का भी कत्लेआम। हालांकि उसके अंदर देखिए कि मैंने बताया था ना, अस्कारी वगैरह बीच में वो मारे जा रहे हैं युद्ध में, कामरान के साथ युद्ध हो रहा है, बट जैसे तैसे करके अल्टीमेटली ये सेटल डाउन कर लेते हैं। बट इसे हालांकि उसके अंदर देखिए कि मैंने बताया था ना, अस्कारी वगैरह बीच में वो मारे जा रहे हैं युद्ध में, कामरान के साथ युद्ध हो रहा है, बट जैसे तैसे करके अल्टीमेटली ये सेटल डाउन कर लेते हैं। बट इसके बाद जो है हुमायूं को आप समझो कि फारस की तरफ भागना पड़ता है। तो फारस में जाके है ना, वहाँ पे भी उनकी इवन आप देखो कि है सुन्नी है ये सारे वहाँ पे जाके शिया धर्म को अपना रहा है ना, वहाँ की बेगम से भी प्यार कर रहा है भाई साहब, ये रोमांस लड़ाने लगी, मजे मार रहे हैं। तो मुद्दे की बात यही है भाई साहब कि कुल खेल ये कि इसको भागना पड़ा था, और फिर जाके कहीं उस तरफ जाके इसने जैसे तैसे भी करके चीजों को सेटल डाउन करके स्ट्रगल के साथ वापस से तख्ता पलट किया था। यानी हार नहीं मानी थी इस इंसान ने। ये इसके लिए जरूर काबिल तारीफ है कि ये आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने वाला बालक बन गया था। ये आपको समझना है, ठीक है। बट ये जो खेल है शेरशाह ने जो तख्ता पलटा था, आपको शेरशाह का भी मैं बताता हूँ कि फिर जो शेरशाह की भी एंड में जो डेथ होती है ना, वो शेरशाह की डेथ कुछ ऐसी होती है कि भैया शेरशाह फतेह करने के लिए जा रहे किले को, तो समझना कि यहाँ पे जो इधर शेरशाह है और इसी का बंदा जो है आर्टिलरी वाला, इसी के ऊपर जो है गोला दाग देता है। गलती से ही होता है वो सारे के सारे, यहाँ क्या पता कि जानबूझ के हुआ, व्हाटएवर द रीजन, बट इम्परफेक्शन के कारण आप देखिए कि अनस्किल्ड लेवल ये कर सकती है आपके साथ। तो उसी का बंदा मारना किले की दीवार पे मार गया इसी कोई, तो इस तरीके से जो है शेरशाह की डेथ होती है। तो ये शेरशाह की मैंने बता दिया आपको। सरहंद का अगर मैं बोलता हूँ कि सरहंद में जो है सिकंदर शाह सूरी को इसने डिफीट किया था हुमायूं ने। एक बैटल ऑफ सरहंद अगर कोई पूछ ले तो 1555 का है ना। तो मैंने वही आपको बताया कि ये देखो आप कि जब तक शेरशाह सूरी था तब तक तो हुमायूं की कोई ज्यादा वो नहीं चली, लेकिन बाद में शेरशाह के बाद जब सिकंदर शाह सूरी यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं जो है वहाँ भी सूर डायनेस्टी में भी बहुत तख्ते पलट हुए हैं। तो उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ, उसमें बस सिकंदर शाह सूरी आगे आ रहा है, ये आपको समझ लेना। ऐसा नहीं कि शेरशाह के बाद ही बैठ रहा है, और भी वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बट उसमें नहीं घुसते। तो यहाँ पे भी जो है हुमायूं तख्ता पलट करने की कोशिश करता है 1555 में, और वापस से बैठ जाता है गद्दी पे। अब ये जो है एक लाइब्रेरी भी बनाता है, मैंने लिखा है क्या लाइब्रेरी के बारे में, लिखा है क्या, ये शेर मंडल लाइब्रेरी बनाता है भाई साहब। और ऐसा बोला जाता है कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे खड़ा होकर किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते इसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गया बुढ़ऊ, और हाथ पैर कहीं से पसली टूटी, कुछ हो गया और वहीं पे लुढ़क गया। उसके बाद तो ये दिखाई नहीं दिया है ना, तो यानी कि अल्लाह को प्यार हो गया, ये आपको समझना है। तो कुल मिला के इस तरीके से इसकी डेथ होती है। इसके अलावा इसकी जो सिस्टर है गुलबदन बेगम, गुलबदन इसकी बीवी नहीं है, इसकी बहन है, या ध्यान रखना। इसने क्या लिखा, हुमायूं नामा लिखी है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो पर्शिया का भी मैंने बताया आपको कि फारस से जब भारत की तरफ वापस आ रहा था, तो वहां से ये दो पेंटर्स को लेकर आया था अपने साथ, एक था मीर सैयद अली और एक था अब्दुल समद। तो कोई पूछ ले, कई बार पेपर में पूछ जाता है, मैंने ये नहीं बोला कि पेंटिंग इस टाइप पे जेनिथ पे थी, ऐसा नहीं था, मतलब नोट ही हो रहे मास्टर जी। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है बिल्कुल। अब आप कि वापस आ रहा था तो दो पेंटर्स को लेके आए, और पेंटिंग इसके टाइम पे जेनिथ में नहीं थी, वो जहांगीर के टाइम पे थी। बट अगर कोई पूछ ले कि पेंटर्स दो कौन से लेके आए फारस से, तो यही लेके आए, ये दो इंपॉर्टेंट पेंटर्स आपके हो जाएंगे। और इसके अलावा एट द बैटल ऑफ चौसा मैंने बताया 1539 में हुआ है, और बैटल ऑफ कन्नौज जो है 1540 में हुआ है, जिसमें जो है शेरशाह डिफीट करता है हुमायूं को। तो ये सीधा सीधा आप याद रखना, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। और फिर उसको तो भगा दिया था। इसके अलावा क्या बचता है, हुमायूं बिल्ट न्यू सिटी एट दिल्ली, जिसको इसने दीनपना सिटी बोला है। तो कोई पूछ ले कि हुमायूं ने एक नया शहर कौन सा बताया था, तो दीनपना सिटी जो है दिल्ली के पास, यमुना रिवर के पास जो बताई थी। चलो इसके अलावा मैं शेरशाह सूरी की बात करता हूं, तो मैंने बोला ना कि ये तो बाबर के टाइम से ही पिक्चर में है और सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों से, और कहीं ना कहीं अपनी पावर को जो बहुत ज्यादा संगठित भी किया है इसने, बंगाल बिहार का जो है एक तरह से उस एरिया की पावर को इस्तेमाल किया है यहाँ पे तख्ता पलटने के लिए, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पावर को कंसोलिडेट किया। जब ताकतवर हो गया फिर आया दुश्मन के सामने, ऊपर से दुश्मन वीक हो चुका है, खुद ताकतवर हो गया। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है, अपनी ताकत को बढ़ाई जाओ और थोड़ा सा इंतजार करो कि सामने वाले की ताकत कम भी कब हो रही है, तुम्हारी बढ़ रही है, सामने वाली थोड़ी कम हो रही है। जब तुम्हें लगता है कि जहां पे जो है पलड़ा तराजू का हल्का सा ऊपर हुआ है, जाके टूट पड़ो उसके ऊपर, सीधी बात है। तराजू का पलड़े की बात है, जब तक तुम्हारा तराजू का पलड़ा नीचे है तो तब तक कुछ मत करो, इस पलड़े को ऊपर करने की कोशिश करो, पहले बराबर लाओ, फिर धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाओ, है ना। और हो सकता है उतने टाइम में इधर का पलड़ा नीचे को जा रहा हो, बस ये कर लो, खत्म कहानी। अब शेरशाह सूरी की मैं बात करता हूं, बहुत ही तगड़ा अफगान 1540 से 1545 के बीच में आता है, बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। जो रुपए की हम बात करते हैं वो भी इसी ने चलाया था। अकबर जो बाद में आता है ना, वो कहीं ना कहीं इसके टाइम पीरियड से भी बहुत ज्यादा मेल खाता है, वो इसकी चीजें भी अपने दरबार में इंप्लीमेंट करता है, वो इससे भी प्रभावित रहता है, और साथ में कुछ चीजें अलाउद्दीन की भी यूज करता है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि ये जो बंदा है कम समय के लिए आया था, बट बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी और बहुत सारी जो है इनोवेशन भारत के अंदर करता है। असली नाम क्या फरदीन खान नहीं है भाई साहब, कहीं वो फरदीन खान समझ लेना, वो रोमांटिक हीरो होता है ना पहले, आजकल भी शायद खेल में मूवी में भी आया था काफी टाइम के बाद। बट फरीद खान जो है ये इसका बचपन का नाम है, और ऐसा बोला जाता है कि इसने भी वो शेर को हरा दिया था, तो इसको शेरशाह सूरी बोलते थे। अब जो भी है हरा दिया था तो हरा दिया था, टाइटल इसको शेरशाह उसके बाद दिया गया। और इवन कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं बैटल ऑफ चौसा के बाद दिया गया, तो जो भी तुम मानना चाहो, जो तुम्हारे दिल में आए, लेकिन शेरशाह इसी को बोलते थे, ये आपको ध्यान रखना है। असली में नाम है फरीद खान। बैटल ऑफ चौसा जो है हुमायूं को हरा देता है और उसको शेरशाह बोल देता है। इसके बाद इसने इंट्रोड्यूस किया था रुपया भारत के अंदर। आज जिस रुपए की आप बात करते हो इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस रुपए की वैल्यू ऐसे नहीं थी जो अभी चल रही है ना। अभी तो रुपए की वैल्यू डॉलर के हिसाब से चेक कर रहे हैं हम, ना कि एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पहले सोने चांदी के हिसाब से चलेगी, तो वो एक रुपया जो उसने बनाया था ना, उसका वेट या फिर उसकी वैल्यू जो है 178 ग्रेन सिल्वर के बराबर थी। ये आपको समझना है, पेपर में आए तो सीधा ठोक के मार्क कर देना, ठीक है। और वेट कोई पूछेगा तो ये था लगभग वेट, अगर कोई पूछ ले तो। एनीवेज कुछ लोग का कहना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है उन्होंने पद्मावत इसी के टाइम में लिखी है, इसके टाइम में लिखी, किसके टाइम में लिखी है, मैंने कोना मेरा ना, इतना जरूरी सवाल ना है, बट पूछ ले तो बता देना। इसके अलावा बैटल ऑफ कलिंजर के अंदर क्या है इसकी डेथ होती है, अभी मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ कलिंजर के अंदर क्या था, वो जो तोप चला रहा था उसने इसी के ऊपर तोप चलानी थी, आगे वाले गेट पे चला दी इसके ऊपर। ये भाई घोड़े को दौड़ा रहा है कि मैं किले को तोड़ूंगा, भेदूंगा कि तू तोप वाले, तू जल्दी से तोप से वो उड़ा दे गेट, इधर मैं घुस जाऊंगा। ये सेना के साथ जा रहा है, आगे घोड़े पे दौड़ा, और वो तोपची ने आगे तो क्या मारी थी, इसी के ऊपर ही मार दी। बताओ इतना निकम्मा आदमी था, तो यहाँ पे इसको लुटा दिया। और अगर इसके टॉम की मैं बात करता हूं तो ये कहां पे है, सासाराम बिहार के अंदर इसका टॉम आपको जो है इसकी कब्र जो है देखने को मिलती है। अच्छा इसने जो क्या क्या निर्माण करवाया ये तो मैंने बता दिया रुपए वगैरह के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे चेंजेस इसने किए, बहुत तगड़े चेंजेस किए, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बनाया क्या है। एक पुराना किला इसने बनवाया है, ओल्ड फोर्ट, जिसको बोलते हैं किला कोहाना। अच्छा शेर मंडल लाइब्रेरी से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाई है, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह बिल्कुल कंटेम्परेरी है, तो ऐसा नहीं है। जबकि शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाई, वो हुमायूं ने बनवाई, तो वो ध्यान रखना। इसने किला कोहाना बनवाया है, ओल्ड फोर्ट, और इसके अलावा जीटी रोड जिसको क्या बोलते हैं सड़क आजम उत्तर पथ, ये भी इसी ने बनवाया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसने सराय बहुत सारी बनवाई, लॉजिंग जैसे होती है ना आज की डेट में आप देखते हैं, तो बहुत सारी सराय, और उनको ये पोस्ट ऑफिस के तौर पे भी यूज किया करता था, तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम किया इसने, है ना। तो मैंने बोला ना छोटे समय में बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर मौजा विलेज जो है, वो मौजा जो है गांव की एक सबसे लोवेस्ट यूनिट हो गई, आप ऐसे समझिए गांव टाइप हो गया ना, तो लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ग्राम पंचायत टाइप हो गया, तो वो मौजा होता था। इसके अलावा इसने जो है लैंड रेवेन्यू के सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। इसने क्या शुरू किया, जब्ती हर साल सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि लैंड की
उसकी हर साल असेसमेंट की जाएगी कि भैया इस साल में जो है यहाँ से कितनी फसल हुई पैदा, उस हिसाब से उससे कर लिया जाएगा। ये नहीं कि उस लैंड से मान लो बंजर लैंड है और बादशाह बोला कि नहीं इसका 1/3 तो मुझे दे दे। अब क्या देगा 1/3 जब उसमें निकल कुछ ना रहा बंजर जमीन से, तो है ना। और आगे चल के हम देखेंगे तो अकबर ने और बेहतरीन कर दिया था, उसने तो प्रॉपर चार जो है सिस्टम भी बना दिया था कि अच्छा इसको हम पराती बोलेंगे, इसको चाचर बोलेंगे, सबसे फर्टाइल है तो पोलाज बोलेंगे, सबसे घटिया लैंड है तो बंजर बोलेंगे, जो 5 साल से भी ज्यादा में उपज नहीं दे रही है ना, जो हर साल दे रही है फसल उसको पोलाज बोल देते थे। ऐसे करके जो उसने बांट के फिर जो पोलाज वाला था उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, है ना, और जो बंजर वाला था बेचारे से तो कम ही लगा ना। और इवन कई बार उनको मैंने बोला टका भी दिया जाता था। टका भी क्या होता था, सस्ते लोन दिए जाते सस्ती दरों पे, ताकि उस बंजर लैंड को जो है एक तरह से वो इंप्रूव कर पाए। तो वो टका वाला सिस्टम भी इसीलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसने जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था दम, ठीक है। तो दम बिरयानी मत समझ लेना, दम जो है उसके सिल्वर कॉइन का नाम था। फिर इसने ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस भी किया। आप देखो कि ये जो चीज है अलाउद्दीन खिलजी से इसने उठाई, और अकबर इससे उठा रही चीजें है ना, और कुछ अलाउद्दीन से उठा, बट ये इसने बहुत बेहतरीन काम किया, इसने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। और घोड़े आप देखिए अकबर के टाइम में जब देखेंगे तो जो उसने ये सारा कंट्रोल किया मनसबदारी के सिस्टम से, है ना, तो वो उसमें पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या था, मुगलों ने जो मेन काम किया था ना कि घोड़े की ब्रांडिंग करते थे और आर्मी की भी ब्रांडिंग करते थे। और फिर जो आर्मी घोड़े रखता था पूरे मान लो 20 घोड़े हैं तो 10 आदमी उसके पीछे रहते थे ना, 10 आदमी के साथ 20 घोड़े होने चाहिए, क्योंकि घोड़े कई बार युद्ध में थक जाते हैं, थक जाएगा या घायल हो जाएगा, फिर दूसरा घोड़ा चाहिए होता है, यानी हर इंसान के लिए 2 घोड़ा होना ही चाहिए। इस तरीके से पूरा मनसबदारी सिस्टम चलता था, जात और सवार की चीजें वो हम उसमें देखेंगे। बट मुद्दे की बात ये है कि घोड़े की ब्रांडिंग की जाती थी और एक प्रॉपर वो बना रखा था डिपार्टमेंट, जो कि हर पर्टिकुलर पीरियड में मान लो कि हर महीने या हर 2 महीने के बाद जो है मनसबदार जो अपने सारे घोड़े लेके आता था और दिखाता था, और वो सारे घोड़े चेक किए जाते थे कि वही है कि नहीं, और उनके ऊपर शाही मोहर लगती थी, और वो शाही मोहर वाले ही घोड़े दिखाने हैं। और ये रूल था कि भैया आपको अरबी घोड़े ही रखने हैं, आपको अननेसेसरी लुंजू मुंजू घोड़े नहीं रखने हैं, 6-6 फीट ऊंचे लंबे और अरबी जो थकते नहीं युद्ध में, ऐसे घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो आप देखेंगे कि वो बहुत बेहतरीन था। अकबर ने यही से उठाया वो सारा का सारा सिस्टम, इसने जो है ये चीज अलाउद्दीन से उठाई है। और रॉयल फोर्स जिसको जैसे अलाउद्दीन ने अपनी एक सेना पूरी तैयार की थी, इसने भी रॉयल फोर्स रखी थी जिसको ये बोलता था खासा खेल, ठीक है, अपनी पर्सनल रॉयल फोर्स थी इसकी। ये भी हो सकता है ना कि बादशाह को हमला कर दे तो एक पर्सनल रॉयल फोर्स रखता था कि भैया मान लो कल को सेनापति ऐसी करवा गया और वो ले आया 4 आदमियों को, तो बादशाह का अकेला जाकर लड़ेगा ना, उसके पास खुद की रॉयल फोर्स है जिनको डायरेक्टली वही सैलरी दे रहा, डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है ना, ऑब्वियसली बात उनका माई बाप यही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया इसने, ये बहुत बढ़िया था। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की इसके टाइम पे मैं बात करता हूं तो वो है दीवानी वजारत। दीवानी वजारत यानी कि वजीर या रेवेन्यू या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसे से रिलेटेड जो होता है उसको वजारत। वजारत वैसे जो है व्यापार को बोला जाता है फारसी भाषा में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और दीवानी अर्ज की बात करता हूं या दीवानी आरिज बोलो या अर्ज बोलो, डिफेंस या फिर आर्मी वाला होता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। दीवानी रसालत जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री है। फिर दीवानी इंशा इसके टाइम में जो है मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पोंडेंस होगी, है ना, जैसे आज की डेट में मीडिया टाइम मान लो। फिर बरीर जो इसके टाइम पे वो है इंटेलिजेंस। तो ये कुछ ऑफिशियल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इसके टाइम के अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हैं। चलिए, तो ये जो है मैंने अभी शेरशाह सूरी तक जो है आपको कंप्लीट करवा दिया है, और इसके अंदर अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर जो है बाद में चल के नेक्स्ट अब रेगुलर जो है इसको अटेंड करते रहना, तो आगे चल के आपको जो है सारे कंटेंट जो टू द पॉइंट मिलता है, क्योंकि अकबर जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। अकबर को तो कम से कम काफी लंबा समय पूरा क्लास लंबी लगेगी जिसमें हमें अकबर ही पढ़ना पड़ेगा पूरे का। तो चलिए देखते हैं वो अच्छा जितने भी क्वेश्चन है ये सारे लेटेस्ट वाले हैं, सीजीएल के सीपीयू के सब मैंने डाल दिए यहाँ जो काम किया रखे हैं, और आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उसके बाद बताने कितने क्वेश्चन सही कितने नहीं किए। क्या बोल रहा है? अरे यार भेज तो दिया यार, टेलीग्राम पे लिस्ट डाल तो दिया, क्या जान ले लो मेरी यार, सेम ही क्वेरी जीबी रोड कहता हूं उसके आपसी मंत्री ने बनाया, जीटी रोड की बात कर रहा हूं भाई मेरे, मैं जीबी रोड की बात ना कर रहा, है ना। चलो इसका बताओ मेरे को उत्तर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द चार्ज फॉर लुकिंग आफ्टर द इंपीरियल हाउसहोल्ड ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंपीरियल हाउसहोल्ड है, घर की पूरी शाही घराने की देखभाल के लिए किसको ये पूरा पूरा दिया गया था, तो ये आप बोलेंगे मीर समन, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं। इसके अलावा रियल नेम ऑफ बाबर की मैं बात करता हूं तो आज मैंने देखी कि हुमायूं का भी रियल नेम बता दिया, शेरशाह का भी बताया है आपको, और बाबर का भी बताया कि ज़हीरुद्दीन है। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद का लिखा, ये लिखा हुआ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका असली नाम है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। तो बाबर का सक्सेसर कौन है? तो बाबर का जो आगे बेटा है ना, अब ना तो कामरान है ना हिंदल है ना अस्कारी है, तो ऑब्वियसली बात है कि कौन है? हुमायूं ही है यहाँ पे। हुमायूं का असली नाम बताओ, वो पूछ सकते हैं पेपर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय बलबन। ये क्यों पूछा गया भाई यहाँ पे? चलो जो भी है, तो बलबन ने देखिए कि डिफेंस को जो है फिनांस से अलग किया था, तो यहाँ पे देखो कि मोटा मोटा ये हो जाएगा दीवाने अर्ज जो है वो बलबन ने चेंज किया था। नेम द फ्रेंच ज्वेलर। ये देखो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, ये ऐसे फ्रेंच ज्वेलर के बारे में पूछा, हु ट्रैवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये मैंने पेड कोर्स में तो पहले कवर कर रखा था, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो है एक सेकंड, इसका मेरे ख्याल से जो उत्तर है आप भी बताइए, ये मेरे ख्याल से जीन बैप्टिस्ट है, इसका उत्तर बी होना चाहिए। एक बार आप भी जितने भी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर बी है या नहीं है। जितने भी लोग देख रहे हैं इसका उत्तर बताइए क्या होगा, 5वें का, ठीक है 5वें का बताइए। द ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक सैलरी एंड मिलिटरी रिस्पांसिबिलिटीज इज कॉल्ड। तो ये तो मनसबदारी सिस्टम होता था, अभी मैंने बताया जात सवार वगैरह के हिसाब से सारा क्या बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं, एक किसका बोल रहे हैं, जल्दी से बताओ एक बार, है ना। आप लिखो 5 लिख के उसके आगे लिख दो, ठीक है। Who made the use of gunpowder common in North India to defeat enemies? तो ऑब्वियसली बात है कि जो गन पाउडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो बाबर ने ही भारत के अंदर शुरू किया था, हालांकि पहले भी होता था। मैक्सिमम लोग जो उसका उत्तर बी ही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो बी ही आएगा उसका उत्तर, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर ए है, ये नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो बी ही है इसका उत्तर। चलो, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड, तो बाबर और किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 के अंदर हुआ था, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बता चुका हूं ये वाली बात तो मैं आपको। फिर डैश डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह दस एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया इन द बैटल ऑफ 1529। तो मेरे को बताओ कि मैंने आज ही आपको बताया बैटल ऑफ घाघरा के बारे में, घाघरा चोली, है ना। और मैंने इसमें क्या बताया था आप लोगों को? मैंने बोला था कि दो हैं, एक है महमूद लोदी और दूसरा है नुसरत शाह। ये है बंगाल के अंदर काबिज और ये जो है लोदियों का वंशज, ये है बिहार के अंदर काबिज। तो बिहार और बंगाल देखो ये कभी हार नहीं मानते थे। मैंने बोला नहीं, बिहार बंगाल लगभग बार-बार अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश करते थे। तो ये जो है बाबर का हुआ है बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये आज ही तो मैं बता के आया हूं, अभी तो बता के आया हूं आप लोगों को। चलो, इवन महमूद लोदी तो आगे तक चलता रहा है ना, तो बट वो अलग बात है, हुमायूं ने सारे सुपने फेर दिए उसके। द फेमस मोनुमेंट आराम बाग वाज बिल्ट बाय बाबर, इट इज लोकेटेड इन, तो आराम बाग जो है उत्तर प्रदेश में, मैंने बताया आपको कि आगरा को कैपिटल बनाया हुआ है, तो आराम बाग में है। उसके बाद कहां पे शिफ्ट हो जाता है वो? शिफ्टेड टू काबुल। लिख देता हूं मैं आपको, कब्र जो है उसकी शिफ्टेड टू काबुल। Who was appointed लगभग 2 साल के बाद जो है काबुल में शिफ्ट कर दी थी, मरने के 2 साल के बाद, ध्यान रखना है ना। Who was appointed as the governor of Bengal by Sultan Balban after the revolt and subsequent death of Tughril Beg। ये तो दिल्ली सल्तनत का बुगरा खान था यार, अपने बेटे को जो बुगरा खान को बना देता जो कि इतना काबिल होता भी नहीं है। बैटल ऑफ खानवा है क्या कन्नौज? खानवा है तो ये होना चाहिए ना, खानवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड। तो भाई खानवा का बैटल जो है, मेरे को ये बताइए कि टाइटल कौन सा लेता है खानवा का बैटल जीतने के बाद, टाइटल कौन सा ले रहा है वो बताओ। ये जो है खानवा का बैटल, ये जो हो रहा है आपका राणा सांगा के साथ हो रहा है, ठीक है। और राणा सांगा की वंशज जो महाराणा प्रताप है, जल्दी से वो बताओ। बुगरा खान है उसका बिल्कुल सही उत्तर है, वो गलती से गाल दिया टीम ने उसके अंदर। आप मेरे को इसका बताइए कि बैटल ऑफ खानवा जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाबर टाइटल कौन सा ले रहा है? टाइटल बताओ जल्दी से मेरे को। मिर्जा का टाइटल थोड़ी लेता है यार, कैसी बात कर रहे हो? आज मैंने समझाया नहीं आप लोगों को, मिर्जा का टाइटल कैसे हुआ आप ही बताओगे। हाँ बिल्कुल, स्टडी वर्स ने एकदम से सही बताया है, गाजी का टाइटल लेता है। मिर्जा का तो छोटा टाइटल पहले ले रखा था भाई, गाजी का टाइटल लेता है। वो अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बादशाह। तो आज मैंने 3 टाइटल इसके बताए हैं, एक बताया है मिर्जा, एक बताया है गाजी और एक बताया है बादशाह। ये किसके हैं? सारे के सारे बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर के हैं। आफ्टर इयर्स ऑफ वंडरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन, भाई कब बताएं क्या मैंने कि बाबर ने जो है कब सीज किया था? 1504 में जो है काबुल को सीज किया था। और समरकंद को कब कर रहा है ये बताओ मेरे को, आप ही लोग उत्तर दोगे इसका। समरकंद को कब करता है वो बताओ, और फर्स्ट टाइम भारत में कब आता है? फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कब रेड करता है? इंडिया में रेड कब करता है वो ये बताओ, जल्दी बताओ। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, कभी भी आ सकते हैं पेपर में, ये बताओ जल्दी से, क्या बोल रहे हैं?
बाबर आजम नियर में 1504 तो है, ये दो का बताओ मेरे को जल्दी से। इतने अगला क्वेश्चन है, हु वाज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स ऑफ बाबर। तो मैंने तो 4 बेटे बताए, चारों ये अस्कारी, हुमायूं, हिंदल, कामरान। और कामरान के खिलाफ तो इवन हुमायूं को खुद भी लड़ना पड़ा क्योंकि बगावत कर रहा था कामरान भी। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा जो है वो हुमायूं ही है। इसका उत्तर बताइए क्या बोल रहे हैं। समरकंद 1597 है, बिल्कुल सॉरी 1497 में, 1497 में समरकंद में बैठता है, और जो यहाँ भारत के अंदर रेड कर रहा है वो 1519 में कर रहा है, याद ध्यान रखिएगा। ओके ये हो गया। मेमोयर्स ऑफ बाबरनामा, आप मेरे को बताओ कि इसको जो है वाज रिटन बाय तो पूछ लिया, लेकिन पर्शियन में कौन कन्वर्ट करता है, पर्शियन में जो है इसको पर्शियन में कौन कन्वर्ट करता है, पर्शियन ट्रांसलेशन इसकी कौन करता है ये बताइए। और ये किसमें लिखा गया, टर्किश में लिखा गया है बाबरनामा, किसमें लिखा गया, टर्किश में। और बाबर ने एक और कौन सी किताब लिखी थी, मसनवी, ठीक है। तो मेमोयर्स ऑफ बाबर यानी बाबरनामा, आल्सो नोन एज तुजुक बाबरी वाज रिटन बाय, अक्सर लोग जो है इसका उत्तर जो है ना यहाँ पे अब्दुल रहीम खान कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। आप देखिए कि बाबर अपने ही बारे में लिख रहा है, अपनी ही लिख रहा है, जिसको वो बाबरनामा बोलता है। और बाबर पढ़ा लिखा है यहाँ पे, बाबर को तो भैया फारसी भी आ रही है, उसको टर्किश भी आ रही है ना, वो तो इतनी सारी अरबी भाषा का भी आता है। तो कहने का मतलब है कि बाबर को यहाँ पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है कि किसी और से लिखवाए, बाबर खुद ही लिख रहा है। तो ये अब्दुल रहीम खान जो भी लिखेगा वो गलत हो जाएगा, इसका उत्तर बाबर ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे अब्दुल रहीम खान, बिल्कुल गलत जो सोच रहे हैं कि अब्दुल रहीम खान वो नहीं है ना। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी होता है इंसान खुद लिखता है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ने जो है इसकी ट्रांसलेशन किया है, ये ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन खान कर रहा है, लेकिन बाबर खुद लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपको कि बताओ कि जो गुरु नानक हैं, गुरु नानक जो कि है फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स, ये जो है किसके कंटेम्परेरी हैं, किस मुगल बादशाह के कंटेम्परेरी हैं, ये आपको बताना है। किसके कंटेम्परेरी हैं ये बताइए जल्दी से आप, ठीक है दोस्तों, बताओ जल्दी से। ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज बिल्ट बाय हुमायूं इन दिल्ली। तो हुमायूं ने जो है दीनपना सिटी बनाई है, लगभग आप सोचो कि यमुना के तट के आसपास के एरिया में है, और उधर जो ताजमहल का भी एरिया है वही है ना, आसपास का ही एरिया है। क्या बोल रहे हैं, दीनपना, बिल्कुल ठीक है, इसका दीनपना है। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको पूछा हूँ, इसका बताओ जल्दी से, इसका कोई बताएगा उत्तर। और इनका जो है बर्थ कहाँ पे होता है ये भी बता देना मेरे को, इनका बर्थ कब और कहाँ होता है वो भी बता दो मेरे को। ये बताओ जल्दी से इसका उत्तर, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। बाबर बोल रहे हैं बहुत सारे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बाबर के साथ है, बाबर के कंटेम्परेरी हैं। और जो बाबर जब उनको कैद भी करता है तो वो 13 ऐसे करके, है ना, तो वो बोला जाता है कि 10-10 किलो अनाज देना है, वो 13 किलो दे रहे होते हैं। फिर बाद में पूछा जाता है तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो यही बोल रहा था कि सब कुछ जो है ऊपर वाले का ही 13 है ना। तो वो एक किस्सा आपने शायद सुना होगा, तो वो इसी टाइम का है। बर्थ जो है इनका कहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल तलवंडी में है, 1469 में है, तलवंडी में है, ठीक है। और यहीं से आपको जो है आगे सिख ओरिजिन भी देखने को मिलता है, यानी यहीं से एक तरह से आपको इसके बाद का जो पीरियड है उसमें सिखिज्म भी देखने को मिलेगा। द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट्स और मलिकुत तुज्जर वॉज कॉन्फर्ड ऑन महमूद गवान बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बाहमी किंगडम्स। ये क्यों डाल दिया भाई, चलिए। तो महमूद गवान को जो है ये टाइटल कौन दे रहा था, मलिक तुज्जर, ये आप बताइए मेरे को जरा, ठीक है। उत्तरों को मत देखिए, आप मेरे को बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। द मुगल एम्परर बाबर वॉज डिवोटेड ऑफ द डैश सूफी सिलसिला। तो ये जो है नक्शबंदी सूफी सिलसिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टॉम्ब वाज कंप्लीटेड बाय। तो हुमायूं की टॉम्ब का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमीदा बानो तो नहीं होगा, वो मैंने पहले भी बताया था, बीगा बेगम ने बनवाया है। फेमस किला कुहाना मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट वाज बिल्ट बाय। तो मैंने आपको बताया ही आज कि शेरशाह सूरी ने बनवाई है, तो शेरशाह सूरी आ जाएगा। यहाँ फरीद खान लिखा होगा तो वो भी उसका उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हुमायूंस टॉम्ब वाज, ये तो हो गया ना, बीगा बेगम हो गया, कितनी बार सेम है। बैटल ऑफ कन्नौज वाज फोर्ट बिटवीन शेरशाह एंड मुगल्स लेड बाय। तो मुगल्स को कौन लीड कर रहा था, तो ऑब्वियस बात है हुमायूं लीड कर रहा था, जिसको कि इसने हरा दिया था। ये सीपीओ में आया इस बार का क्वेश्चन। ये फिर सेम ही सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या बोला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ द मर्चेंट्स और मलिक तुज्जर बाय द बहामनी रूलर हुमायूं शाह। अभी तो यार ये सेम ही क्वेश्चन, आप एक चीज देखना जरा ध्यान से, ये वो कौन से पेपर में पूछा गया, मैं देख लेता हूँ एक बार, एनालिसिस हो जाएगी यार इससे। कहाँ पूछा गया वो,
ये आया है एमटीएस में क्वेश्चन, ये देखो आपके सामने एनालिसिस करते हैं थोड़ी सी। ये क्वेश्चन देखो एमटीएस के 2024 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया कि हुमायूं शाह है। अब इसी का उल्टा करके आगे आ गया सीपीओ में क्वेश्चन। आप देखो ये वही ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लो कि इस साल जो भी पेपर चल रहे हैं 2025 के जो भी आएंगे आगे, उनको आप रट लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा के पूछता है। आप देखो इसी क्वेश्चन में से निकाला है उसने ये पूछा कि अब बताओ कि किसको दिया गया मलिक तुज्जर का टाइटल। आप देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उत्तर अलग पूछा। अब उसमें देखो कि जो यहां पे दिया हुआ है ना वो क्वेश्चन में दिखेगा और उसका उत्तर पूछ रहा है। ध्यान से देखिए आप, ये रही आप ही के सामने एनालिसिस हो जाएगी। मलिक तुज्जर का टाइटल दे रहा है हुमायूं शाह किसको, अब महमूद गवान को दे रहा है, तो ये आ गया। तो कुल मिला के आप देखिए कि वही क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो लिखा है वो भी याद होना चाहिए, इधर का भी याद होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स फॉट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इज करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर के लिए भाई मैंने आपको ये नहीं बताया था कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर जाके सो गया। सो गया का मतलब डेथ। क्या ये नहीं मैंने बताया आपको ऑर्डर? इसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले आना चाहिए पानी वाला, तो यानी कि बी जो है वो पहला होना चाहिए। फिर आपका होना चाहिए है खाना वाला, तो खाना वाला जो है फिर ए होना चाहिए है। और यहाँ पे फिर क्या है, चंदेरी का तो है नहीं है, अच्छा घाघरा का उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। और चौसा वाला तो हुमायूं के टाइम में हुआ, तो सबसे आखिरी में हुआ, तो बी ए सी डी कहीं है उत्तर में, ये रहा बी ए सी डी आपके सामने है। समझ गए इस चीज़ को? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया है जिसने भी बता दिया बी ए सी डी। शेर खान डिफीटेड हुमायूं, शेर शाह सूरी की ही बात हो रही है ना, शेर खान, इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज, ठीक है, एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू। अब ये कहाँ इसको भगाया था, तो मैंने अभी बताया फारस या पर्शिया, या फिर उसी को क्या बोल देते थे, ईरान बोल देते थे, ठीक है। इसी को अगर पेपर में आ जाए फारस या फिर पर्शिया भी लिखा हो सकता है, तो जो भी उत्तर में हो वो आप मार्क कर देना। बैटल ऑफ खनवा वॉज फोर्ट बिटवीन फोर्सेज ऑफ बाबर एंड द राजपूत फोर्सेज लेड बाय, तो राणा सांगा के साथ हुआ खनवा का बैटल, ये तो हमने पढ़ा ही है। ये देखो फेज 12 का क्वेश्चन है ये। विच मुगल रूलर्स इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन, तो ये तो औरंगजेब के टाइम का, चलो ठीक है अभी पढ़ लो बस, औरंगजेब के टाइम पे देख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट डिफीटेड बाय बाबर एट चंदेरी इन 1528, तो आप देखिए कि मेदिनी राय जो है वो चंदेरी के बैटल में हारता है। ये देखो सेम ही चीजें हैं जो बार बार पूछता है पेपर में, आपके सामने प्रूफ है, ये अलग अलग पेपरों में इस बार इतने क्वेश्चन सिर्फ इस छोटे से टॉपिक से आए हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक। काबुली बाग मोस्ट जो है पानीपत में, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल रूलर, तो ये किसने बनवाई है, तो अगर कोई पूछ लेगा तो बाबर ने बनवाई है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कुल मिला के ये तो है हमने देख लिए जो बाबर और हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन है या शेरशाह सूरी से रिलेटेड, ये सारे के सारे सवाल आपको पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी बच्चा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे अलग अलग कूपन कोड होते हैं, या तो इनमें से 2-3 कूपन कोड हैं, जो भी इसमें से एक्टिव होगा वो आप लगा लीजिएगा, राम, बसंत या रिपब्लिक के नाम से, ठीक है, रिपब्लिक। इनमें से जो भी कूपन कोड वर्क कर रहा होगा उसमें आपको बेस्ट ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, ये सब कुछ इस बैच के अंदर मिल रहा है। साथ में पिछले जितने भी साल के पेपर हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में हम दे रहे हैं, है ना, और ये हमने अभी किया है, अदरवाइज उसके लिए अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट के लिए, है ना। जैसे टेक्स्ट बुक के होते हैं वैसे ही है इसके अंदर भी पूरा का पूरा बंडल आपको मिल जाएगा मल्टीपल एग्जाम्स का, अगर आप ये हमारा कोर्स लेते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम इसके अंदर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, ये सारे का सारा कंटेंट आपको जो हमारी इन किताबों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे। ये आपका 100% है, हिंदी इंग्लिश में ये दोनों किताबें हैं। और इसके अलावा आप अगर आज का पेपर देखते हैं, आज का क्वेश्चंस देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कैसे से पूछे गए हैं। आप देखिए ये है हमारा मुगल एम्पायर, ये देख रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से। इतने अच्छे नोट्स आप नहीं बना पाओगे इसके अंदर, आपको खुद मुश्किल होगी। ये देखो आप शेरशाह सूरी का बता दिया, शेर मंडल लाइब्रेरी बना के दिखा दी, इधर जो है बाबर को लगा के दिखा दिया, हैशटैग इंपॉर्टेंट जितने भी आपको ये दिख रहे हैं हैशटैग इंपॉर्टेंट, ये सारे वो हैं जो डायरेक्ट पेपर में पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको कुछ नहीं करना, ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने अभी लेटेस्ट के दिखाए आपको। बच्चा बोलता है कि सर आपके कंटेंट से कितने क्वेश्चन आए, मैं कहता हूँ इस किताब को उठाओ और ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं ये अभी लेटेस्ट के हैं,
आपको ढूंढना भी कहीं नहीं है, यही है लेटेस्ट के क्वेश्चन, इन्हीं में चेक कर लो और इस किताब को चेक कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% तो आपको मिल जाएंगे, कोई 1-8% कुछ हो सकता है, वो ऐड कर लो अपनी किताब के अंदर, है ना। तो मैक्सिमम इसी किताब में से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है 2-4 दिन किताब लेट हो जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना भाई मेरे, है ना। लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि अरे अरे यार मेरी किताब नहीं आ रही, किताब नहीं आ रही। परेशान नहीं होना है। आप देखिए कि आपको जो ट्रैकिंग आईडी देते हैं वो हम टेलीग्राम के ऊपर देते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जितने भी लोग हैं आप उसको फॉलो करके रखिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर में ना डालता रहता हूँ जितनी भी ट्रैकिंग आईडी, हर 2-1 दिन